देयर इज अ रीजन क्यों भारत में 2016 के बाद मल्टी मिलियनर्स में से 65% लोगों ने यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दी है। वो आईएएस ऑफिसर दिन का 3 करोड़ रुपए इलीगल कोल माइनिंग से निकालते थे। ये करप्शन भी कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों ने ही चालू कराया। जैसे कि एग्जाम्पल राकेश झुनझुनवाला और 16 साल अगर जीवित रहते तो जिस स्पीड पे वो कंपाउंडिंग कर रहे थे, वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ देते। 3500 के टिकट 3.5 लाख रुपीस में काले उस पे बिक्री है। कोल्ड प्ले के टिकट्स ओशो के आश्रम में ड्रॉअर के अंदर 4 से 5 कॉन्डम्स होते थे। पता है चाइना में परसेप्शन एआई पे काम करना शुरू कर दिया। परसेप्टिव एआई ये क्या है? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। चाइना कितना आगे आप सोचो, हम लोग कहाँ पर हैं। और फाइनल एक और तरीका है, लास्ट पैसिव इनकम का तरीका है। तो ये आज डंके की चोट पे ही कह सकता हूँ, अगले 9 साल में भारत में इतनी बेरोजगारी हो सकती है जितना लोगों ने सोचा नहीं है। अगर लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। This is the Pinkwilla podcast. अभिषेक भाई, welcome to the Pinkwilla podcast. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Actually sorry, Pinkwilla podcast नहीं, ये है ज्ञान कास्ट, क्योंकि आज आप हो यहाँ पर और हमको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। ग्लैड टू नो दैट एंड होपफुली वैल्यू ऐड करें। जी बिल्कुल। आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, एजुकेटर हैं। आज बहुत सारी वेल्थ और वेल्थ क्रिएशन की बात होगी, पर वेल्थ और वेल्थ क्रिएशन के साथ एक जो नाम हमेशा जुड़ा हुआ रहता है वो है करप्शन। उससे शुरू करते हैं। देश में फ़िलहाल करप्शन का क्या सिचुएशन है और कहाँ जा रहे हैं हम? पहले ही विवादित सवाल से शुरुआत की गई है बट जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पे बात करते हैं। पहले ना हमको ये समझना पड़ेगा कि ये देश में करप्शन एग्जैक्टली है क्यों। सो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कि आप सुबह सुबह आपको कोई एक काम पड़ा है कि भाई एक चेक डिपॉजिट करना है और एक पीएसयू बैंक्स कैसे हो गए? एसबीआई हो गया, लंच के बाद आना, कैनरा बैंक हो गया, इस तरह से। तो आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को उधर जाना है। द वेरी फर्स्ट मोमेंट जब आप किसी भी सरकारी बैंक या सरकारी दफ्तर जाते हैं, आपको क्या दिखता है? लंबी लाइन रहती है, उतनी सीट्स नहीं है। ठीक है, पुराने ज़माने के बाबा आदम के ज़माने के टेबल, चेयर, कुर्सियाँ मैक्सिमम पीएसयूज में वहाँ पर है। तीसरी चीज़ है कि वहाँ पर काफ़ी लेथर्जिक एक माहौल आपको लगेगा। वही पुराने पंखे चल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने अपग्रेड नहीं किया है, बट वहीं पर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप जाके देखिए, जी काफ़ी फ़र्क है। बहुत अच्छे प्रॉपर एयर कंडीशनर, प्रॉपर चेयर्स हैं। आपको कोई आके चाय पानी बार बार पूछेगा, कॉफ़ी तक पूछ लेते हैं कुछ जगह पे। सो आप इसको एक तरीके से समझिए कि आज भी आप जब एक सरकारी दफ्तर जाते हैं, सरकारी ऑफिस जाते हैं, तो वो कॉलोनियल माइंडसेट, जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। कॉलोनियल मतलब उस समय पे भी सरकारी वालों को बाबू बोलते थे जी। तो वो बाबू कल्चर अभी तक चेंज नहीं हुआ है जी। आज भी आप लोगों को मैं बता दूं कि टेक्निकली लॉट ऑफ स्टेट्स में लाल बत्ती केवल पुलिस वालों को अलाउड है, लेकिन मैक्सिमम लोग आईएएस की तैयारी किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम एक लाल बत्ती अपने कार के ऊपर लगा दें। आज भी आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओगे तो सरकारी दफ्तर में टेबल के ऊपर समोसा है और टेबल के नीचे पैसा है जी। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ है वो चीज़ है। तो आप अगर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो सरकार के लिए काम करने जा रहा है, सरकारी दफ्तर में काम करने जा रहा है, जब उसे पता है कि मेरी लाइफ टाइम में गिनती के मेरे को 3 प्रमोशन या 4 प्रमोशन मिलेंगे, एक सेट हायरार्की है, एक सेट परसेंटेज से मेरा स्लैब बढ़ने वाला है, मेरे को वही पुराने ऑफिस में बैठना है, मेरे को उस तरह का कैफे वाला एनवायरनमेंट नहीं मिलने वाला जो एक प्राइवेट ऑफिस में मिलेगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं मिलेगा जो मेरे को मोटिवेट करे कि जाके यार आज तो मेरे को झंडे गाड़ देने हैं, मैं कुछ एंटरप्रेन्योरल करके आ जाऊंगा यहाँ पर। वो आपको कोई इंसेंटिव वहाँ पर मिल नहीं रहा। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, जब कोई मोटिवेशनल रहेगा नहीं और ऊपर से जॉब सिक्योरिटी, आज भी कोई भी इंसान सरकारी नौकरी केवल इसलिए करना चाहता है कि भैया 9 से 6 तो मुझे प्राइवेट में भी करना है, 9 से 6 मेरे को पब्लिक में भी करना है, लेकिन पब्लिक में एक बार मैं लग गया तो मुझे निकालना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, आप कंप्लेन करो, ये करो, 2 महीने के लिए मैं सस्पेंड होऊंगा, फिर आ जाऊंगा, ये हकीकत है जी। ट्रांसफर हो जाऊंगा मैक्स टू मैक्स। एब्सोल्युटली। आपको एक किस्सा बताता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का धीरे धीरे मैं आपको, ताकि आपकी ऑडियंस को समझ में आ जाए करप्शन क्यों हो रहा है। हाल फिलहाल में यूपी का एक इंसिडेंट हुआ, वहां पर एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर ईडी ने रेड मारी। वो आईएएस ऑफिसर दिन का 3 करोड़ रुपए इलीगल कोल माइनिंग से निकालते थे। मतलब दिन का आप महीने का निकाल लो कितना हो रहा है, 60 करोड़, साल का निकाल लो। लोग यहाँ पर एसआईपी की बात करते कि इतने लाख डालोगे तो इतने करोड़ बनेंगे। एक आईएएस ऑफिसर यूपी का दिन का 3 करोड़ रुपए कोल वालों से इलीगली इतना कमा रहा है, इसलिए ईडी की रेड पड़ी है। यूपी का है, आप जाके गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा इसके बारे में। आप अगर जाके देखेंगे, और ये केवल एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसा लाखों करोड़ों इंसिडेंट है जी। तो आपको समझना पड़ेगा हमारे देश में
एक बार कोई भी सरकारी काम करने जा रहा है तो वो उस मोटिव से नहीं जाता है कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूंगा, मैं देश के लिए कुछ करूंगा. द मोटिव इटसेल्फ इज डिफरेंट. पावर चाहिए मुझे, मेरे को दिखाना है, मेरे को दुनिया को दिखाना और मेरे को पैसे खाना है. बिकॉज आप खुद सोचो, आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि पहले हम समझते करप्शन किस तरह से बढ़ चुका है और ये रूट लेवल से. एक एडीआर करके एक रिपोर्ट निकलती है, एडीआर रिपोर्ट निकलती है. और एडीआर, मैं वो वाले एडीआर की बात नहीं कर रहा हूँ जो शेयर मार्केट वाले वो सोचेंगे कि भाई अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट. आप लोग कमेंट्स में बताइए कौन से एडीआर की मैं बात कर रहा हूँ. तो एक एडीआर रिपोर्ट निकली, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकली. उस रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों ने 736 एमएलएस, हमारी कंट्री के एमएलएस, मिनिस्टर्स और इन सब का एक सर्वे किया. जान के आपको हैरानी होगी कि एवरेज नेटवर्थ वॉज 36 करोड़ एवरेज. इसमें और इंटरेस्टिंग है, अगर किसी नेता के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, मतलब कुछ गुंडागर्दी करी है, क्रिमिनल करा है, उसका एवरेज नेटवर्थ इज 50 करोड़. वाह. तमिलनाडु में जाके इनने देखा कि चलो हम थोड़ा सा ना स्टेट वाइज कर लेते हैं. तमिलनाडु में जब जाके इन लोगों ने देखा तो और भी इंटरेस्टिंग चीज निकली कि वहां के पॉलिटिशियंस, एमएलए, टॉप 20 का एवरेज वाज अबव 80 करोड़ एमएलएस का. Yes, and together it was 6,000 crores. वाओ. तो आप देखेंगे पूरे रूट कॉज से करप्शन हर जगह भरा पड़ा हुआ है. तो कि करप्शन भारत में पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा अनफॉर्चुनेटली. क्यों? अब आप बोलोगे कि नहीं, कुछ लोग तो होंगे जो अच्छा काम करने जा रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर बनेंगे और उसके बाद चेंज करेंगे. वो नहीं कर पाएंगे. सच्चाई ये है कि मान लीजिए आज कोई एक यूथ देख रहा है, वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, ठीक है, उसका इंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन देयर इज अ बिग हिरार्की आउट देयर. ऊपर से अगर ऑर्डर आ गया है कि भैया वो नेताजी ने बोला है कि ये वाली चीज, ये सैंक्शन होनी चाहिए, अगर आपके ऊपर इतना दबाव होगा तो आप क्या करोगे? दूसरी चीज बोले मैं नहीं करूंगा, मान लेते हैं वो अड़ गया कि भाई मैं तो सच्चा इंसान हूं, मैं नहीं करूंगा, तो वो क्या करेंगे? उसका ट्रांसफर कराएंगे, ऐसी जगह पे ट्रांसफर कराएंगे जहां उसका दिमाग इतना भ्रष्ट हो जाएगा, ना खाने के लिए उसको पिज्जा मिलने वाला है, उसको वही वेट करना पड़ेगा महीने भर. किसी गांव में बिठा देंगे जहां पर वो एक छोटा सा टीवी होगा, वो पंखा होगा, वही दफ्तर होगा पुराने टाइप की, जो आपने देखा होगा. आई थिंक एक पंचायत करके सीरीज भी है जिसमें ये सब दिखाया हुआ है. दिस इज द हार्श रियलिटी. कुछ लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो सच है. फेस करना सीखो इस चीज को. तो करप्शन इस चक्कर में इतनी तीव्रता से बढ़ गया है कि उसको आप रोका नहीं जा सकता. तो टॉकिंग अबाउट करप्शन, आई हैव आल्सो गिवन द रीजंस क्यों ये करप्शन इतना. इंसेंटिव है नहीं, मोटिवेशन है नहीं, पैसे के नाम पे आपके पास एक नॉर्मल स्लैब ही चलता है. अगर मैं बताता हूँ, आर्मीज की बात करते हैं, ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग है, सरहद पार पे जाके जो अपनी जान हथेली पे लेके इस चीज को पूरा लगा दे रहे हैं, उनको अगर आज के टाइम पे एक लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, तो उनको पूरे ब्याज पे लेना पड़ता है, मतलब 10-15% जो भी है. वहीं पर जो एक एमएलए होता है उसको वहां पे डिस्काउंट मिलता है. अच्छा. गाड़ी लेने अगर जाते हैं एक एमएलए, तो उनको कुछ ऐसा स्कीम है, कुछ 4.5 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है. जो सरहद पार जाके लड़ रहा है उसको कुछ नहीं मिलता है. दिस इज द हार्श रियलिटी. आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके फियोन्से आर्मी में है. तो मैंने पूछा यार अच्छे लेवल पे है, मतलब काफ़ी साल से. मैंने बोला तो बढ़िया सैलरी होगी. बोले यार मैंने कहा 1.5 लाख रुपए आफ्टर सो मेनी ईयर्स इनटू दिस थिंग. 1.5 लाख है, मतलब मेरा असम्पशन था कि यार इतना कुछ कर रहे हैं, बड़े पोस्ट पे पहुंच गए. और वहीं पर मैं सोच रहा हूं कि यार कहीं ना कहीं यही तो रीज़न है क्यों 2-3 चीज़ें हो रही हैं. ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं, ब्रेन ड्रेन इसी चक्कर में हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं. दूसरी चीज़ एक मोटिवेशन नहीं आ रही. तीसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये ब्राइबिंग कल्चर, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कितने लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, जितने लोगों ने पासपोर्ट, जो ये वीडियो देख रहे हैं, पासपोर्ट अप्लाई किया होगा, पासपोर्ट अप्लाई किया बढ़िया, चाहे आप तत्काल में करें, नॉर्मल करें, इन 80% ऑफ द केसेस जब वो एक चेक के लिए आते हैं पुलिस वाले, वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बिकॉज क्या भाई आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कोई रिकॉर्ड कर ले, ये कर ले, बट एट द एंड वो 500 की 1000 की पत्ती एक अगर आप कर दें जी, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो चीज़ 2 महीने में होनी है वो 6 महीने में होगी जी. और ये हर दफ्तर का है. मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम सरकारी ऑफिसेज में पेंशन इसके चक्कर में लटके हुए हैं, क्योंकि बीच के जो क्लरिकल लोग हैं उनको बीच में पैसा खाना है. अच्छा, अब इसमें दुख की बात क्या है कि ये करप्शन भी कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों ने ही चालू कराया था. जैसे कि एग्जाम्पल एक है, मैं नाम तो मैं कभी नहीं लेता हूँ, जो लोग हमको देते हैं, लोग कमेंट्स में गेस करें. तो उनके पिताजी थे, तो उनके पिताजी को उनके पहले टेक्सटाइल मिल्स थे उनके जी.
उसके पहले स्पाइसेस का बिजनेस था, आप शायद समझ गए हैं, लोग अगर समझ गए हो तो उनको अपना ना पेट्रोकेमिकल के कुछ बिजनेसेस का सैंक्शन करवाना था। मतलब इसको मोटा मोटी ऐसा समझ लीजिए कि उनको दिया गया था कि बॉस आप केवल 10 प्लांट डाल सकते हैं, उनको उतने में ही 20 प्लांट अगर करने थे कि भाई इतने ही उसमें करना था। तो उन्होंने सरकारी दफ्तर में जाके क्या करना शुरू कर दिया। एक मूवी भी है बाय द वे, लोग, मैंने बहुत ज़्यादा हिंट दे दी है अब तो वहाँ पर जो चाय वाला देता उसको महंगे महंगे ड्रेस देना शुरू कर दिया, कार वाले को पैसा देना शुरू कर दिया, ताकि वो बाबू वाला सिस्टम में जाके थोड़ा करप्शन आ जाए और उनका काम सैंक्शन होने लग जाए। वैसे ये वाली चीज़ देखा जाए तो ये सारा हैंड इन हैंड चलता है। अच्छा, लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, जस्ट बिकॉज ये बात चल रही है, कुछ लोगों का ये होगा कि करप्शन क्या सिर्फ भारत में ही है सारा? नहीं, इसकी शुरुआत तो अमेरिका से हो गई थी। बहुत लोग, हम लोग अमेरिका को बोलते हैं ना, अमेरिका बहुत बढ़िया है। हाँ। आपको पता है 1600s में अमेरिका में क्या हो रहा था? 1600 अमेरिका ग्रो करने अपने हिसाब से चल रहा था। तो अमेरिका में क्या हो गया कि उस समय पे सबसे ज़्यादा पैसा होता था उद्योगपति, स्पेसिफिकली रियल एस्टेट वाले, जो थोड़ा बिल्डिंग बना दे, घर वर बना दे, रेलवेज बना ले। वेंडरबिल्ट के टाइम भी थोड़ा बहुत आ चुका था। तो उस समय पे सरकार ने एक चीज़ बोली कि ठीक है भाई, उद्योगपति जितने हैं वो सब आप लैंड यहाँ पर लेना शुरू करो, लेकिन एक चीज़ है कि जहाँ पर टेरेन ऊपर होगा, मतलब जो ऊबड़ खाबड़ होगा, उसके लिए आपको दाम ज़्यादा देना पड़ेगा, जो नॉर्मल होगा उसके लिए आप कम पैसा दोगे। ठीक है, लेकिन अब विवादित बात ये हो गई, सोचने वाली बात हो गई, ये डिसाइड कौन करेगा कि इसका लेवल ज्यादा हो गया इसको? क्योंकि एज अ बिजनेसमैन आप तो चाहोगे कि मेरे को फ्लैट रेट मिल जाए जी। मान लीजिए फ्लैट रेट चल रहा है 100 रुपीज और टेरेन वाला चल रहा है 300 रुपीज, तो आप क्या चाहोगे? मेरे पास जितना हो सके 100 पे आ जाए। बिल्कुल। तो सरकार ने उस समय पे बोला, जो भी उनकी कमेटी थी, कि जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं हम लोग। जियोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, हम आम इंसान नहीं करेंगे, दे आर द एक्सपर्ट्स जी। बिजनेसमैन लोगों ने क्या करा, जियोलॉजिस्ट को पैसा खिलाना शुरू कर दिया। तो भाई जो पहाड़ पे भी दिख रहा है उसको बोला भाई ये तो प्लेन है, ये तो प्लेन है। तो इस चक्कर में इनफैक्ट उस समय पे जो सबसे लीडिंग जियोलॉजिस्ट थे उसके नाम पे कॉलोनी बना दी बड़े लोगों ने, कि बोले भाई इसके नाम पे कॉलोनी बना दो और खुश हो जाएगा। और बदले में, बट आप फायदा देखो ना, 300 रुपए वाली चीज अगर 100 रुपए में, और आप मैमथ स्केल में आप देखो जी, तो ये चलता हर जगह पर है जी। हर जगह पे ये सारी चीज़ें चली हैं, और इसी चक्कर में भारत में करप्शन एक नेक्स्ट लेवल पे। तो करप्शन 3 चक्करों में हमारे देश में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एक है सरकारी दफ्तर के लोग, दूसरे हैं सारे रईस लोग, और तीसरे आपके और मेजर जैसे लोग, जो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम फंस चुके हैं जी। हम बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं तो भी हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप सोचो, आपको एक कोई डॉक्यूमेंट पास करना है, एक सिंपल सा है, हम मुंबई में बैठे हैं अभी, ठीक है, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर आप स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपके नाम पे, अगर आप वहाँ के सिटीजनशिप है, आपको वो प्रॉपर्टी फ्लैट एक प्रॉपर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको आपके नाम करना है। 2 साल का प्रोसेस लगता है। अब भारत आ जाओ, 15-15 साल तक लोगों को, अभी तक बहुत सारे लोगों को अपने घर का अधिकार ही नहीं मिला। आपको पता, बहुत बहुत किस्से हैं। आई एम प्रीटी श्योर जो लोग देख रहे हैं वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। 15-20 साल से चल रहा है, हाँ ये वाला प्रोसेस में फंस गया है, ये गवर्नमेंट वाले चाहिए। तो 2 साल वर्सेस 15 साल इन इंडिया, यू कैन सी द डिफरेंस है। बट वही 15 साल में ना कुछ लोगों का 4 साल में हो गया। क्यों? इसको खिलाया, उसको खिलाया, इसको खिलाया, इसको खिलाया। अब कोई बेचारा इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान, अपनी जीवन की पूरी आमदनी अपनी प्रॉपर्टी पे लगाएगा, तो वो यही सोचता ना कि ठीक है यार, अब थोड़ा सा दे दा कर। तो दिस इज द रीजन करप्शन इंडिया में है, बढ़ेगा अनफॉर्चुनेटली। अगर इसको कोई रोक सकता है तो वो तभी हो सकता है जब सरकार इसमें बहुत बोल्ड स्टेप ले, करेक्ट, हम लोग इस पे बोल्ड स्टेप लें, और उद्योगपति साथ में आके इसमें एक चीज करें। इसकी पहल ना बाय द वे थोड़ी सी अमेरिका में चालू हो गई, होपफुली इंडिया में भी शुरू हो जाए जी। अमेरिका में कैसे शुरू हुई, क्या कर रहे हैं वो लोग? तो देखिए कुछ जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। एक बताइए, आप CFL बल्ब लेते हैं, हाँ, या फिर आजकल जो गोल वाले और भी वो आते हैं, वो ऑन एन एवरेज कितने साल चलती होगी? 3-4 साल, करेक्ट। तो लोग गेस करेंगे कौन सी कंट्री में आज भी एक बल्ब है जो 125 साल से चल रहा है। 125 ईयर्स से एक बल्ब चल रहा है, ठीक है? अच्छा, हाँ। और वो है पेरेंट कंपनी, मतलब आज उसकी जो फॉलोअप हो गई वो फिलिप्स का ही एक टेक्निकली, ठीक है, हाँ। फिलिप्स के कई थे। तो क्या हो गया था कि एक समय पे पूरी दुनिया में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते थे जिनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा रहती थी कि आपको दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। तो बड़े बड़े उद्योगपति बोले बिजनेसमैन की, भाई अगर दूसरा बिकेगा ही नहीं तो हम रेवेन्यू कैसे कमाएंगे? तो बोले लोगों का दिमाग 3 चीज़ों से भ्रष्ट कर देते हैं। क्या? पहला क्रेडिट कार्ड,
क्रेडिट्स ले आओ। तो भाई उधार पे, भाई सैलरी नहीं आई कोई बात नहीं, आप क्रेडिट से उठाओ। दूसरा एडवर्टाइजमेंट, दुनिया भर के सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट्स भेज दो कि भाई तुम्हारी जिंदगी तभी बदल सकती है जब तुम ये लोगे, ठीक है। इसी तरह उनने मीट को भी पॉपुलराइज किया था। मीट को उनने कैसे पॉपुलराइज किया था, एड्स आते थे यूएस में कि इफ यू आर नॉट ईटिंग मीट यू आर नॉट अ मैन। अच्छा, हाँ, बॉडी वाली फोटो दिखा दिखा के उनने ये किया था। बाद में ये पता चला, आज के समय पे रिसर्च करके पता लगा है कि जो उस समय के ग्लैडिएटर्स थे, जिनका एग्जांपल देते, ग्लैडिएटर्स वेजिटेरियन थे, वो नॉनवेज खाते ही नहीं थे। स्कैम ही हो गया इस तरह से। तो इस तरह से उनने ये चीज़ बनाई। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ही ऐसा वो बल्ब बना था। और तीसरी चीज़ उन्होंने निकाली थी, सब में एक्सपायरी डेट लगा दो। मतलब चीज़ ही ऐसी बनाओ कि एक्सपायर हो ही जाए, हमको अच्छी क्वालिटी बनानी नहीं है जी। तो अब क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें पहले ज़माने में चली, बट हाल फिलहाल पे जो फिलिप्स को देखते हैं तो जो उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी आए, तो उन्होंने बोला यार बहुत चीज़ें गलत हो गई हैं, मेरा समय आया सुधारने का। तो जैसे आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो डिजिटल वेस्ट होता है, वेस्ट इन द सेंस कंप्यूटर्स हो गए, पीसीज हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सबसे ज़्यादा डंप होता है साउथ अफ्रीका के, अफ्रीकन और साउथ अफ्रीका के इधर होता है। पानी बहुत गंदा हो चुका है, जिम्बाब्वे के इधर भी काफ़ी होते हैं। तो इन्होंने फिर इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है कि यार अब मेरे को साफ सफाई करनी है। तो ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, प्लस वही लोग इसलिए बात में लेके आए कि चलो 1 साल से ज़्यादा एटलीस्ट 5-6 साल वाला बल्ब तो अब बनाने लग जाए, जो थोड़ा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सो स्लोली वहाँ के बिजनेसमैन थोड़ा सा अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो हमारे बाप ज़्यादाओं ने थोड़ी बहुत कर दिया है, अब हमारे पास ये एक क्षमता है तो हम इसको इम्प्रूव करें। सो दे आर वर्किंग अराउंड इट, बट दिस इज़ येट टू कम इन इंडिया। अभी तक इंडिया में वो ट्रेंड आया नहीं है जी। क्योंकि आपने स्विट्ज़रलैंड मेंशन किया तो मेरे दिमाग में जो नाम आया वो है माँ आनंद शीला। वो आजकल स्विट्ज़रलैंड में रहती है और वाइल्ड वाइल्ड कंट्री जो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री आई थी उससे पॉपुलर हुए थे, जो ओशो पे थी। अब कई सारे एलिगेशंस लगे थे उस टाइम पे ओशो के अराउंड, माँ आनंद शीला के अराउंड, उनकी लाइफ के ऊपर, उनके एक्शंस के ऊपर। ओशो और माँ आनंद शीला, इनके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बाय द वे, जैसे कि हमने बात करी है, अभी मैं इधर से 2 दिन बाद नेपाल ही जा रहा हूँ, ओशो के आश्रम में जा रहा हूँ। नॉट दैट आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ एनीबडी, बट मेरे को कोई प्रेम से बुलाता है तो मैं बिल्कुल जाता हूँ टू एक्सपीरियंस। मेरा मानना है कि सुनी सुनी बातों पे नहीं, मैं जब तक एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ मैं उस चीज़ को शेयर नहीं करता हूँ। इसलिए काफ़ी लोगों को जब वो भड़क जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये मैं चीज़ एक्सपीरियंस या मिल के आया हूँ, देख के आया हूँ। तो टॉकिंग अबाउट ओशो, तो ओशो अपनी पीढ़ी में बहुत आगे थे। 1980s के अगर आप ओशो के कॉन्वर्जेशन सुने, आज भी कुछ लोग बोलेंगे क्या बोल दिया है जी। एग्जाम्पल के तौर पे उनकी जो एक बहुत कंट्रोवर्शियल किताब निकली थी, संभोग से करके एक किताब है, लेट पीपल नो द एंटायर नेम। तो उसमें ना ओशो ने एक जैसे एक स्टेटमेंट दिया। आप सोचो 1980s में बात हो रही है, ना इंटरनेट है ना आपके पास कुछ है। उसमें ओशो एक चीज ये कहते हैं कि एक पुरुष और महिला को स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मिल सकता है अगर आप अच्छे से सेक्स करो जो एक दूसरे को प्लीज करे, और इसके लिए जरूरी है दैट द विमेन शुड टेक द कमांड। ये स्टेटमेंट अभी शायद हमको नॉर्मल लग रही है, बट उन्होंने जिस डेप्थ में उस चीज को समझाया है, वहां पे पूरा प्रोसेस समझाना इटसेल्फ, मतलब आज के समय में काफी सारे लोग भड़क जाते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम जो मेरे को यहाँ पर एक दिखती है कि सबसे पहले माँ शीला जो आपने नाम लिया, सुपर्ब इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, ये खुद मुझे एक ओशो के ही स्वामी जी ने मेरे को ये चीज़ बताई है, जो ओशो के साथ रुके हैं, 30-40 साल थे, 30 साल थे उनके साथ। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ माँ शीला के बारे में बताई कि माँ शीला वॉज इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत कम लोगों को पता है कि सबसे करीब थी वो ओशो के, स्टिल वो मेडिटेटर नहीं थी। माँ शीला जो ओशो के सबसे करीब थी, वो खुद मेडिटेशन नहीं करती थी। अच्छा। माँ शीला वो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने ओरेगन में, जो उनका रजनीशपुरम कहते हैं, जब उन्होंने पूरा सेटअप करा तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि वो ना वर्कहॉलिक थी, खतरनाक वाली वर्कहॉलिक। मतलब 24 घंटे 18 घंटे मैं काम करूंगी, फोकस से करूंगी। तो उनका एक्सपेक्टेशन रहता था कि मेरे आसपास वाले भी ये करें जी। अब बाकी वॉलंटियर्स वो तो मेडिटेट भी कर रहे हैं, ओशो के सत्संग सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनमें इतनी एनर्जी नहीं बचती है जी। तो वो तो थक जाते थे और वो किसी को नींद आ रही है। तो माँ शीला ने अप्रूव करवा के एक रूल निकलवा दिया आश्रम में, ऑब्वियसली ओशो ने भी अलाउ किया था, रजनीश जी ने, कि हमारे आश्रम में रोज एक इतना सा क्वार्टर या तो विस्की का या तो वाइन का अलाउड होना चाहिए। तो ओशो जी बोले क्यों? तो बोले यार देखिए, वैसे तो वो अगेंस्ट थे ओशो, लेकिन उन्होंने बोला कि देखिए एनर्जी रहती नहीं है, थोड़ा सा इसके चक्कर में ये लोग थोड़ा सा वो रहेंगे, तो ये रूल भी ओरेगन में बना हुआ था, ठीक है। तो माँ शीला का मैं आपको एक्यूमेंट बताता हूँ, शी वॉज सच अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर।
तो उन्होंने देखा कि ओशो के आश्रम में 93 रोल्स रॉयस एक बहुत अट्रैक्शन है जो उनके शिष्यों ने उनको दिया था जी। उन्होंने बोला यार इसके चक्कर में ना यूके यूएस की काफ़ी भीड़ आती है, और यूके यूएस वाले अय्याश तब भी थे और पैसा बहुत था इनके पास, और इनके आश्रम में यूक्रेन की, अरेबिक, दुबई की, यहाँ की काफ़ी महिलाएं थी जिन लोगों को लगता है रशियन करते रहते हैं, भाई सबसे ज़्यादा सुंदर लड़कियां यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला यार किस तरह से, बिकॉज माँ शीला ये सोच रही थी किस प्रकार से हम बिजनेस बढ़ा सके, बिकॉज ओशो अपने काम में व्यस्त हैं, वो स्पिरिचुअलिटी, अपने सत्संग, लोगों को सही गाइड करने पे लगे हुए हैं। तो माँ शीला के हाथ में ये था कि भाई आश्रम में कैश फ्लो भी तो आना चाहिए जी। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो रेनबो जैसे हमारे रोल्स रॉयस दिख रहे हैं, इसके पीछे ना एक बार खोल देते हैं। तो टेक्निकली आश्रम के अंदर नहीं है, ये पार्किंग के भी बाहर है, ठीक है। तो बार के चक्कर में यूएस यूके में तो कब से प्रचलन है, आओ पियो, और बार में जो वॉलंटियर्स थी यूक्रेन की और ये सब सर्व करने लग गई। अच्छा। अब ओशो के आश्रम में एक बढ़िया चीज़ है, वहाँ पर आप हाथ नहीं मिलाते हो, आप नमस्ते नहीं करते हो, आप गले मिलते हो। तो यूके यूएस वाले और जो बाकी जगह से आ रहे थे, लेट्स से सोवियत से जो आ रहे थे, उनके लिए तो बहुत बढ़िया था कि यार यूक्रेनियन लड़की को झप्पी देने मिल जाएगी, और ये इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, दुबई की, अरब कंट्रीज़ की लड़कियां आ रही हैं, इनसे झप्पी पाने मिल जाएगा और प्लस दारू पीने मिल जाएगा। तो दारू से पहले बिजनेस बढ़ने लग गया, बिकॉज अल्कोहल इज़ अ वेरी गुड बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। इसलिए तो हमारे देश में एकमात्र बिजनेस है जिसपे ये लोग अभी तक बहुत बड़ा जीएसटी लिवाई करते नहीं है, जो है दारू का बिजनेस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर माँ शीला ने सोचा और बिजनेस कैसा बढ़ाया जाए, तो बार के पीछे कसीनो खोल दिया। क्यों? क्योंकि कसीनो में 90% टाइम्स कसीनो जीतता है और 10% ये हारते हैं, हम जीतते हैं। तो इस चक्कर में एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू फॉर गुड कॉजेस प्रोबेबली आने लग गया वहां पर। लेकिन पता है ओशो का ओरेगन वाला पूरा स्टिंट बहुत ज़्यादा विवादित 2-3 कारणों से रहा। पहला कारण ये था कि एक बायो टेरर का एलिगेशन माँ शीला पे लगा कि 732 या 737 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई, अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप लगाना शुरू कर दिया था यूएस के कोर्ट्स में, पॉइजनिंग ऑफ द क्राउड। जब सोचने की कोशिश करी कि क्यों किया गया, क्योंकि रजनीशपुरम अपना खुद का एक कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा करना चाहते थे एंड सामने वाले ना खड़ा हो सके, तो इसलिए इनको गिराने की कोशिश करी। तो दैट वाज नंबर 1। सेकंड, काफी लोग ये पूछने लग गए थे कि भाई आश्रम में आर्म्स एंड आर्मामेंट्स क्यों रखने लग गए, गन्स क्यों रखे जा रहे हैं, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ओशो, बिकॉज ओशो को एक भरी सभा में चाकू फेंका गया था, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग आज भी अवेलेबल है। अच्छा जी, आज भी अवेलेबल है वो चाकू इधर लगा, जस्ट वो बचे, ठीक है। उसके बाद वो फिर से बोलने लग गए, मतलब अनपर्टर्ब्ड। और अच्छी चीज उन्होंने बाद में ये भी बोली कि मेरे जो शिष्य थे, टेक्निकली गुस्सा आना चाहिए, प्यार से उस बंदे को लेके जाके पुलिस को दिया था, ठीक है। तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द डिसाइपल। तो दूसरी चीज ये थी। तीसरी चीज ये थी कि एक चीज हमेशा याद रखें, हमारे देश में आज भी, हमारे देश के पूरे देश विदेश में जो भी क्रांतिकारी होगा, जो भी व्यक्ति सबसे हट के चीजें बोलेगा और सच बोलेगा, उसको उसके जमाने में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गाली देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। उसके जाने के बाद ही यूजुअली पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। जस्ट इमेजिन, ओशो को गए इतने साल हो गए, 90s, अर्ली 90s में गए, आज भी लोग उनकी बातें करते हैं। अच्छा, बाय द वे, इसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में, लेकिन इफ पीपल से पार्ट 2 तब हम डिस्कस करेंगे। एक हिंट आपको देता हूँ, वो आपको और शॉक कर देगा। आपके लोगों को अगर इस पे और इंटरेस्ट है तो मैं बिल्कुल आगे बताऊंगा इस पे। तो आपको पता है ओशो का आश्रम जैसे अभी पुणे में भी है, बिल्कुल, उसका पैसा इंडिया में रहता ही नहीं है, वो यूएस वालों को जाता है। ऐसे कैसे? अमेरिका जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ओशो के ऊपर ट्रेडमार्क है, और वो भी इंडियंस के पास नहीं है, फिरंगियों के पास है ओशो का ट्रेडमार्क। इन लोगों ने खुद ने, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ओशो को बदनाम किया, सारा रेवेन्यू वही लोग लेके चले जाते हैं। ये सेकंड पार्ट में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। जो एक्चुअली में, अगर पता नहीं कोई ओशो का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसाइपल इस चीज़ को फॉलो कर रहा है या वीडियो को देख रहा है, वो कमेंट्स में बता सकता है कि ये क्या सीन चल रहा है। सोचिए, फिरंगी जिन्होंने सबसे ज़्यादा बदनाम किया जी, वही सारा पैसा ओशो का ले जा रहे हैं। मैं गया हूँ ये आश्रम में, और अंदर बहुत सारे ऑलमोस्ट फिरंगी ही हैं, मुझे इंडियंस तो बहुत कम दिखे वहाँ पे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस आश्रम को भी फिरंगियों ने एक समय पे बेचने की कोशिश करी थी। एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है आज के टाइम पे, ऑटोमोबाइल्स पे है, जिसको बेचने की कोशिश करी थी। वो कोर्ट के ऑर्डर से स्टे लगा के इस चीज़ को जैसे तैसे करके रोका गया। तो इनफैक्ट अभी काफ़ी सारे ओशो के डिसाइपल्स का ये है कि दे आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ कोर्ट्स एंड ऑल। उनका ये कहना है कि जैसे एक साउथ में, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, लेट पीपल गेस, एक आश्रम है
हाँ, ए से शुरू होता है, नाम याद आ गया, ए से शुरू होता है। जो इसी तरह से बिखर रहा था, बट कोर्ट ऑर्डर के चक्कर में उसको करके रखा गया है हिंट के लिए। वहाँ पर पैसा यूज़ नहीं होता, वहाँ पर उनकी खुद की एक करेंसी चलती है, वहाँ के खुद के वो चीज़। तो जिस हिसाब से उसको बचाया गया, तो काफ़ी सारे ओशो के जो डिसाइपल्स हैं वो कोर्ट्स को अप्रोच कर रहे हैं कि कृपया करके ये जो ट्रेडमार्क बाहर ले गए हैं, ये ले गए, इस चीज़ को रोको, अदरवाइज ओशो का ये पूरी तरीके से अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। क्योंकि उस ओशो ने ना कुछ ऐसी बातें कही, आप उनकी किताब पढ़िए, कुछ ऐसी बातें विच आर वे बियॉन्ड टाइम। आज 2024 में भी हम ओशो की वो लेसन्स लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम खुले माइंड से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो 1980s में जितने वोकल होकर बात करते थे। आपको एक और फाइनल चीज़, बिकॉज ये चीज़ है, ओशो के आश्रम में अगर आप उस समय पे जाते थे ओरेगन में, आप जस्ट इमेजिन करो, एक आश्रम है, उसमें हर रूम के अंदर, आज अगर आप किसी आश्रम में जाते हो, हर रूम में कोई किताब रहेगी, कोई दिया रहेगा, लाइट, और आजकल एसीज रहता है वहाँ पर। हर रूम के अंदर ओशो के आश्रम में ड्रॉअर के अंदर 4 से 5 कॉन्डम्स होते थे। ये 1980s से बात कर रहा हूँ। बाप रे। और आश्रम था वो? आश्रम था। उस समय पे जितने लोग आते थे बिफोर एनरोलिंग इन द आश्रम, ये स्पेसिफिकली ओरेगन में हो गया था, उनको पहले HIV और एड्स का टेस्ट क्लियर करना पड़ता था, फिर वो अंदर अलाउड रहते थे। ओ बाप रे। सो इट वाज वे अहेड। आई एम नॉट सेइंग आई एम प्रो ओशो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम जस्ट, मैं ऑप्टिमिस्टिक से ज़्यादा रियलिस्टिक रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ सुनी बातों से बेटर है मैं एक्सपीरियंस करूँ। सो मे बी बाय पार्ट 2 में एक बार नेपाल होके आ जाओ, फिर हमारे पास और कंटेंट होगा तो मैं बता पाऊंगा बेस्ड ऑन ऑडियंस डिमांड। बट फाइनल सवाल ओशो पे, द फैक्ट दैट ही रैन अवे जब एलिगेशंस आ रहे थे, और अपना पूरा जो रजनीशपुरम था वो वैसे का वैसे छोड़ के, अपने डिसाइपल्स, अपने फॉलोअर्स वैसे के वैसे छोड़ के वो फ्लाइट पकड़ के निकल गए, क्या वो सही था? जब ओशो जेल से, मतलब सीन ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का मतलब उधर के कोर्ट का पूरा चीज़ चल रहा है, जो सबसे टॉप कोर्ट रहता है। US वालों ने डिसाइड कर लिया था कि ये इधर ही निपटाएंगे, मतलब इनको, ठीक है। तो वहाँ पर कोर्ट में एक चीज़ कही गई कि बॉस ओशो एक काम करो, आपको बेल तभी मिलेगी जब $2 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, 18 करोड़ जी, 18 करोड़ के आसपास आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको प्रॉपर बेल, आपको कंट्री के बाहर जाने तब मिलेगा, ठीक है। ओशो तब तक ना बड़ा परेशान हो गए थे कि क्या चल रहा है यार, मतलब ओशो तो नहीं, मतलब मेनली उनके डिसाइपल्स, आसपास वाले लोग। अब US वालों ने ना काउंटिंग में गलती कर दी थी। उनको ये लगा था कि ओशो कर तो लेंगे, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग गजब वाली है यार। विनोद खन्ना उनके घर पे जाके गार्डनिंग कर रहे हैं, आप सोचो। तो बोले यार इनकी खतरनाक वाली ओशो की है, तो ये जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन इनको 6-7 घंटे तो लगेंगे। स्विफ्ट ट्रांसफर तो तब नहीं था, जो भी ट्रांसफर था ये सब करने में। तो इन्होंने बोला ठीक है। अब इनको ये नहीं पता था कि इनके डिसाइपल्स इतने हार्डकोर फॉलोअर थे, 2 घंटे के अंदर पूरा पैसा हो गया। 2 घंटे में ओशो के पास 18 करोड़ और इधर दे दिए, ठीक है। और ये निकल गए। अब जेल से जाके अपना मटेरियल लेना है, अपना शॉल जो भी है जी। ये उधर जाते हैं, उधर जाके उनके साथ जो भी थे लॉयर और ये देखते पूरा जेल खाली है। 500 प्रिजनर्स जो कोई रेप के लिए, कोई मर्डर के लिए, इसके लिए, वो सब गायब है। पता नहीं क्या चीज़ है। कोई नहीं, अपना सामान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेके बस कुछ किलोमीटर ही निकले और खबर आती है, 2 घंटे के अंदर पहुंच गए उधर, खबर आती है कि उनके उस जेल में सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ओह, समझ रहे हैं आप जी, कनेक्ट द डॉट्स जी। इनको लगा था कि समय लगेगा, ये टाइम पे पहुंच गए और बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए बाद में हुआ है। तो ये इतनी सारी परिस्थितियां हो गई थी कि अब समझ में आ गया था, आपके आश्रम के ऊपर जेट्स उड़ रहे हैं, ये सब उड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके डिसाइपल्स को ये लग गया था कि अब ये लोग इन्हें जीने नहीं देंगे, क्योंकि इस लेवल तक चले गए। पॉइजनिंग हुई थी, ये तो इधर आके पता ही चल गया था। काफ़ी वो विवाद में रहे कि उधर गए थे, उधर से जब आए पॉइजनिंग हो गई, माइंडसेट सही नहीं था। एंड उसी के बाद उन्होंने माँ शीला पे भी काफ़ी एलिगेशंस भी लगाए थे इन द इंटरव्यूज़, जो भी था वो। आप कभी माँ शीला जी को लेके आए तो उनसे आप पूछेगा वो क्यों इतने विवाद में आ गए थे, बट ये सारी चीज़ें थी। तो मेरा ये कहना है कि हम उस समय पे थे नहीं उधर, तो हु आर वी टू जज कि वो पूरी तरीके से गलत थे यार। अगर किसी की जान पे आ जाए किसी, आपको क्या लगता है मैं क्यों नहीं लेता हूँ बहुत सारे बड़े लोगों के नाम, ऑल्दो सब लोग गेस करते हैं, करेक्ट, मैं क्यों नहीं नाम लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी परिवार है भाई, बिल्कुल सारी चीज़ें हैं और मेरे पास आते हैं, तो वो तो हमारी लीगल टीम देखती है उसको मैनेज कैसे करना है, बट स्टिल कुछ मर्यादा रहती, कुछ चीज़ें रहती, तो ये वाली चीज़ है। बट एनीवेज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि है तो बहुत इंटरेस्टिंग इसके किस्से, और बाकी नेपाल से क्या होगा, तो लोगों का अगर प्यार रहा इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे लाइक्स के बेसिस पे, तो हम बिल्कुल अगले उस पर
और डिटेल बात करेंगे। अमेजिंग। गोइंग बैक टू वेल्थ, मेरे 2 पार्ट का सवाल है। एक, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है इकोनॉमी में वो है मिडिल क्लास, क्योंकि ये मिडिल क्लास इज़ ऑल्सो सर्विस क्लास, जो बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, टैक्स काट के ही पैसा आता है। और दूसरा ये है कि क्योंकि मिडिल क्लास बहुत दिन में घंटे स्पेंड करता है सर्विस में, तो अपना पैसिव इनकम नहीं क्रिएट कर पा रहा है। अब 2 पार्ट का सवाल, पहला, पैसिव इनकम कितना ज़रूरी है, और क्या कुछ आइडियाज़ अगर आप शेयर कर पाएँ कि ये चीज़ें करें तो आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है एंड यू डोंट इवन हैव टू स्पेंड टू मैनी आवर्स। दूसरा सवाल मैं आपको फॉलो अप करता हूँ। नहीं, दूसरा भी पूछ लीजिए, मैं फ्लो में। दूसरा ये है कि टैक्स इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद मिडिल क्लास एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि हम जो सैलरी आती है उस पर तो टैक्स भर ही रहे हैं, फिर मैं अगर डिनर करने गया तो वहाँ टैक्स जीएसटी भर रहा हूँ, फिर मैं हॉलीडे पे गया तो मैं वहाँ जीएसटी भर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो मैं टैक्स तो भर ही रहा हूँ। थोड़ा सा बर्डनसम कभी कभी हो जाता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? चलिए पहले सेकंड से चालू करते हैं, फिर फर्स्ट पे जाते हैं। जी, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले से तो हम भी परेशान हैं ना। बिल्कुल। सो 146 करोड़ की आबादी है भारत में जी, जिसमें से कि करीब करीब 64 करोड़ एम्प्लॉयड हैं, जिसमें से कि करीब करीब 6-6.5 करोड़ लोग आईटीआर भरते हैं, जिसमें से कि 2.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, वो भी मैक्सिमम मिडिल क्लास है। करीब करीब अगर आप देखा जाए तो पूरा होलिस्टिक फिगर निकाला जाए तो पूरे देश का सिर्फ 2.5 से 3% लोग टैक्स भर रहे हैं। अच्छा, जब पूरे देश में ऑनेस्टली 2.5 से 3% लोग टैक्स भरेंगे तो कहीं ना कहीं ये बर्डन सब पे जाएगा। दूसरी चीज़ है, हमारे इधर का टैक्स सिस्टम काफ़ी स्क्यूड है। हमारे इधर अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, 30 लाख के ऊपर आप निकलने लग जाते हो, तो मार्केट इतना स्क्यूड है, हमारे इधर का टैक्स सिस्टम इतना स्क्यूड है कि आप इफेक्टिव करीब करीब 42% तक का टैक्स दे देते हो। लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर सरचार्ज लगता है। एक बार आप, क्योंकि हम सब तो सहते हैं, 1 करोड़ के ऊपर जाओगे तो टोटल अमाउंट पे आपको सरचार्ज लगता है, 5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज बढ़ जाता है, वो टोटल सेस सरचार्ज ये दुनिया भर की चीज़ें लगती हैं। मतलब हम तो इफेक्टिवली, अगर मैं ऑनेस्टली जब मेरे को पता है, क्योंकि वी आर पुटिंग इट ऑनेस्टली, तो करीब करीब 46-45% का इफेक्टिव टैक्स हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। हमारे देश में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर एक मारवाड़ी, एक गुजराती और एक मारवाड़ी हो गया, एक गुजराती हो गया, एक सिंधी है, तीनों को साथ में ले आओ, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स, ये मतलब सॉइल से सोना निकालना है जी। मारवाड़ी, गुजराती और सिंधी साथ में अगर बिजनेस करेंगे, आपको लगेगा सबसे ज़्यादा मुनाफा तो ये लोग कमाएंगे। नहीं, सबसे ज़्यादा मुनाफा सरकार कमाएगी, क्योंकि ये जितना भी कमाएंगे इफेक्टिवली 60% सरकार ले जाएगी थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, एवरीथिंग। दिस इज द हार्श रियलिटी। इसलिए सरकार से डायरेक्ट पंगे भी नहीं लेने चाहिए। दैट इज ऑल्सो रीजन। अनदर थिंग, मुंबई में हम बैठे हुए हैं, मुंबई में मैं जब कुछ प्रॉपर्टी देखने आता हूँ तो भैया फ्लैट जनरल ढंग का लो तो यार 2.5-3 करोड़ के नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा जी, बिल्कुल मिनिमम। 2.5-3 करोड़ में आपको 2 BHK मिलेगा, 2-2.5 BHK। हाँ, मतलब वो तो 2.5-3 करोड़। अब इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, मुंबई में लोग कहते हैं कि यार प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, पर क्या आपको पता है कि 3 करोड़ का घर जब आप यहाँ पर खरीदने जा रहे हो, उसमें से 55% तो सरकार को चले जाती है, स्टैम्प ड्यूटी ये वो। तो 3 करोड़ के घर में से करीब करीब 1.7-1.8 करोड़ आप उस प्रॉपर्टी के नहीं दे रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी, सेस, जीएसटी, ये वो दुनिया भर की चीज़ है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यूएस यूके महंगे हैं, बिल्कुल, है ना, तो चीज़ें उधर महंगी होनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, हमारे इधर अभी पेट्रोल चल रहा है 96 के आसपास, 96-98 डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट पे हो, ठीक है। सेम चीज़ अभी एट प्रेजेंट जब हम बात करें, यूएस में 82 रुपीज़ का है, यूके में भी नॉर्मल है, अरब वाले तो चलो ठीक है, उनका एडवांटेज है तो वो कम है। अब ब्रेकअप आप समझोगे तो हिल जाओगे, 96 रुपीज़ में से 56 रुपीज़ तो गवर्नमेंट को जा रहा है, तो सिर्फ 40 रुपीज़ आप इफेक्टिवली पेट्रोल के दे रहे हो। इरेस्पेक्टिव ऑफ हमको कितना फ़ायदा हो जाए क्रूड के डंप से, क्रूड के गिरने से, वो हमको पास ऑन नहीं होता, वरना फिस्कल डेफिसिट और थोड़ा सही किया जा सकता था जी। तो पॉइंट इज, आप सिंगापुर जाते हो, सिंगापुर इतना डेवलप क्यों हुआ? बिकॉज 17.5% का टैक्स है इफेक्टिवली। अगर आप एक्सपेंसेस दिखाते हो 13.5% का टैक्स सिस्टम है। वहीं तभी इसी चक्कर में 4200 मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं। भारत में अगर मल्टीनेशनल कंपनी सेट करती है तो उसको तो इफेक्टिव टैक्स 50% के ऊपर चले जाता है अगर वो लीगली काम करे जी। दैट इज नंबर 1। तो क्यों ना सिंगापुर में जाके सेटअप करेंगे? क्यों नहीं उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी? बहामास चले जाओ 0% टैक्स हो जाता है। अगर आप दुबई चले जाओ 0% टैक्स है। सबसे बढ़िया चीज, अगर किसी को जाना रहता है तो आप पोर्चुगल चले जाओ। पोर्चुगल में कितनी सारी चीजें,
एक तो अगर आप वहाँ के सिटीजनशिप ले लेते हो तो 0% के आसपास आपका आ जाता है। दूसरी चीज़ है 20% आता है, लेकिन फॉरेन जितना इनकम होता है उस पर 0% लग जाता है। 365 दिन तक अगर आप क्रिप्टो होल्ड कर देते हो तो वो टैक्स फ्री हो जाता है 365 डेज। अगर आपके पास उधर EU वाला आपका सिटीजनशिप मिल गया तो आपके पास वीज़ा फ्री हो जाता है 187 कंट्रीज़ के लिए। वाह। प्लस सबसे फास्टेस्ट 2022 में पता लगा था, सबसे फास्टेस्ट 5G आपको वहां पर मिल रहा है, तो काम के लिए भी आपके लिए बहुत सही है जी। उसको डिजिटल नोमैड सिटी बोलते हैं, नोमैड कंट्री बोलते हैं वहां पे जी। तो। और प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, नेचर के पास हो, वेल्थ डिस्पैरिटी कम है, देखने के लिए अच्छा है, बढ़िया लोग वहां पर जाके सेटल हो रहे हैं जी। तो आप समझिए कि हमारा इधर का टैक्स सिस्टम इतना स्क्यूड है कि मिडिल क्लास मरेगा ही। आपको एक कमाल का फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, हमारे इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में सरकार ने कुछ चीज़ों को आंख बंद करके फुल रिबेट दिया हुआ है। एग्रीकल्चरल इनकम आपको पता होगा, जी बिल्कुल फुल रिबेट है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, हमारे देश के जो रजिस्टर्ड एग्रीकल्चरल इनकम पे ITR भर के जो अपना रिबेट मांगते हैं, जो पूरा फ्री करवाते हैं, अगर सिर्फ टॉप 0.5% एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स लगाना शुरू करते हैं, सिर्फ 0.5% हमारे देश में, तो 50,000 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू आएगा। तो क्या किसी को ये आंख खोल के देखना नहीं चाहिए कि भाई ये एग्रीकल्चरल इनकम के नाम पे क्या हो रहा है वहां पे? बिल्कुल। 2000s में लेट पीपल गेस द नेम ऑफ द पर्सनैलिटी, वो एक क्विज शो भी होस्ट करते हैं जी। उन्होंने अपनी पूरी इनकम फ्री करवा ली। कैसे? अपने आप को दिखा दिया कि मैं तो एग्रीकल्चरल हूँ, फार्मर हूँ जी। सेम एक बहुत बड़े स्टार के बेटी ने 13 करोड़ का घर लिया, उस पर उनको फ्री वो मिल गया, फार्मलैंड मिल गया, वो आपको पता है जी। उसके बाद आप देखोगे एक हमारे इधर जो मैचेस खेले जाते हैं 25,000 करोड़ रुपए टैक्स फ्री हो जाता है उसके चक्कर में। एक क्रिकेटर की शादी हो रही है, 55 करोड़ के गिफ्ट्स आ रहे हैं। तो इतना स्क्यूड है कि मिडिल क्लास को इसमें फंसना ही पड़ेगा। द ओनली वे इज आप या तो बहुत रिच हो जाइए, पोर्चुगल जैसी कंट्री हो गई, या फिर लेट्स से यूरोपियन कोई कंट्री हो गई, या दुबई हो गई, वहाँ पे आप अपना एक इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ का सिटीजनशिप ले लीजिए। देयर इज़ अ रीज़न क्यों भारत में 2016 के बाद मल्टी मिलियनर्स में से 65% लोगों ने यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दी है। 65% इज स्टैगरिंग। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर डॉक्टर्स का इंडिया है। इंडिया में डॉक्टर्स की कमी होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा डॉक्टर हम बाहर भेज दे रहे हैं। हमारे लोग इतने ज़्यादा हो गए कि आज आप कनाडा अगर आप जाओगे, कोई अगर रिसेंट जाके आए, वो कनाडा कम इंडिया ज़्यादा लगता है। जी बिल्कुल। इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर हो चुके हैं इंडियंस। जी। क्या हो रहा है? क्यों हम इधर गर्व फील कर रहे हैं कि देखा सुंदर पिचाई, देखो सत्या नडेला, देखो भाई साहब इनके पास बाहर की सिटीजनशिप है, वो बस इधर पैदा हुए थे। मदुराई का वो लड़का जो यहाँ पर पैदा हुआ था वो भी एट द एंड IIT करने के बाद बाहर ही निकल गया। करेक्ट। तो पॉइंट हमको ये चीज़ समझनी है कि ये जो इतनी सारी चीज़ें हो रही है क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा टैक्स सिस्टम काफ़ी स्क्यूड है। आप बस, मैं तो बोल रहा हूँ एग्रीकल्चर में पूरे इनकम नहीं, सिर्फ 0.5 टॉप वालों को तो कर दो यार टैक्स जी। अपने आप चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अपने आप जो ये ब्लैक मनी के बाद चलता है ना, वो सारी चीज़ें ना, कुछ मूवीज भी ना बट सटली आइडियाज दे देती है। जैसे रजनीकांत की वो एक मूवी थी शिवाजी, तो थोड़ा बहुत सटल आइडियाज दे दिए थे। इट्स प्रोवाइडेड अगर लिया जाए ग्रैंड द लाइफ। तो ये हो गया एक चीज़, ये मैंने आपके टैक्स वाला। तो टैक्स सिस्टम को पर हाँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा किसी को, एक सोल्यूशन दे देता हूँ मिडिल क्लास इंसान जो इस चीज़ को देख रहा है कि आप ना टैक्स की चोरी मत करो, आप टैक्स का मैनेजमेंट करो। सो देर आर CAs, प्रोफेशनल लोग रहते हैं जो इस पर आपको हेल्प कर सकते हैं कि ATC के अंदर आप इतना आप रिबेट ले सकते हो, आप अपने हिसाब से इतना अगर आप इंश्योरेंस में लगा देते हो, इतना अगर आप लोन कर लेते हो, ये कर लेते हो। तो देर आर स्मार्टर वेज टू डील विद द टैक्सेशन सिस्टम। अगर आप उद्योगपति हो फिर तो बहुत सारे तरीके होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड वाले भी इसलिए कहते हैं कि कॉर्पोरेशन सेट करना बेटर है, क्योंकि आप टैक्स इफेक्टिव टैक्स, जैसे हमारे इधर भी कॉर्पोरेट लो तो 26% रहता है, अगर आप सारी चीज़ें लीगली करते हो तो करीब करीब 30% तक वो चीज़ चले जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए देयर इज़ अ रीज़न की कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ फाइनली टैक्स वाले पार्ट में बता दूं कि अगर आप एक सैलरीड इंसान हो जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, और वर्सेस आप एक बिजनेसमैन हो या एंटरप्रेन्योर हो या प्रोफेशनल हो जो 1 करोड़ कमा रहा है, वो प्रोफेशनल वाला ज़्यादा मजे की जीवन जिएगा, वो ज़्यादा पैसा बचा लेगा, बिकॉज देर आर वेज थ्रू विच इन आवर कंट्री बिजनेस में आप सेव कर सकते हैं। ये हो गया आपका टैक्स वाला। जी। Now talking about what was the first one? पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करें। पर उसके पहले आपने CA की बात की, पीयूष बंसल तो कहते हैं CA से दूर रहो,
तो बाय द वे पीयूष बंसल ने शार्क टैंक के एक एपिसोड में ये चीज़ कही थी, मैं समझ गया हूँ आप जो वाला कह रहे हैं। उसके बाद सीए कम्युनिटी में बड़ा बवाल हो गया था, उन्होंने बोला ऐसे कैसे बोल दिया, सीए से दूर रहना है। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्वीट में लिखा कि मुझसे गलती हो गई, नहीं मेरे घर वाले भी सीए हैं मेरे। ये देखिए क्या होता है कि जब आप उस गद्दी पे हो जाते हो तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कहना चाहते हो जिससे सेंसेशन हो जाए, अब वो कभी कभी बैकफायर हो जाती है। तो इनके केस में वही चीज़ थोड़ी बैकफायर हो गई, लेंस काट के लेंस से उनने ढंग से देखा नहीं, जिसके चक्कर में वो थोड़ा सा उनको बैकफायर हो गई। बट एट द एंड मैं कहूँगा कि जनरल सीए का ओपिनियन मेरे हिसाब से सीए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के विकास के लिए भी, और काफ़ी स्मार्ट भी होते हैं, काफ़ी चीज़ों से आपको हेल्प करते हैं। देखिए देयर इज़ अ रीज़न, हमारे आप ना इनकम टैक्स का पोर्टल खोलो, कुछ समझ में नहीं आएगा नॉर्मल इंसान को जो फाइनेंस का नहीं है, वो जानबूझ के कॉम्प्लिकेट करके रखा गया मेरे को तो लगता है। रीजन है कि अगर वो इजी होगा, लोग खुद ही कर लेंगे, तो सीएस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इंडिपेंडेंसी बनी रहे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी बनी रहती है। एंड टू बी ऑनेस्ट सीएस डू हेल्प यू। काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता होगी, टैक्स एडजस्टमेंट, जैसे हमारा जब ऑडिट पे जब भी मेरी फाइल जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें, मैं बस उसको ये बोलता है यार ये थोड़ा कहीं से तो पैसा बचाओ यार, पैसा सारा अब क्या हमारा सब कुछ वाइट में है, एवरीथिंग इज डिजिटल ट्रांजैक्शंस, बी इट शूट्स हो गया, कुछ भी ले लो, हमारा शेयर मार्केट सब कुछ पैन में रिकॉर्डेड है। तो हम कुछ नहीं उसको बोलते, वो भी बेचारा बोलता है सर क्या कर सकते हैं, सब कुछ है। बट इफेक्टिव मैनेजमेंट जो हमारा रहता है कि सर हम इधर प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें तो सीएस डेफिनेटली समथिंग जो लोगों को देखना चाहिए। सीए एज अ करियर थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लगता है, जैसे बड़ी अजीब सी चीज़ है। दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड लोग सीए करते हैं। दुर्भाग्यवश बात यह है कि सीए के टॉप 100 रैंकर्स को जो स्टार्टिंग एवरेज पैकेज मिलना शुरू हो जाती है वो 8 से 10 लाख सीटीसी होती है। जी बिल्कुल। आई मीन वो अब जाके 8 लाख सीटीसी हो गई। एवरेज जो टॉप 1000 सीएस ऑफ द कंट्री 5 लाख की सीटीसी। देयर इज अ रीजन कि वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा प्राइवेट कंपनीज जो सुन रहे हैं थोड़ी सैलरी बढ़ाओ यार, सीएस लोग कितना कुछ आपको हेल्प करते हैं। इंटर्नशिप में भी बहुत कम पैसा मिलता है, 3 साल का इंटर्नशिप होता है उनका, और आर्टिकलशिप में तो क्या 2000-3000 में आज के टाइम पे यार, कुछ कुछ जगह पे 2-3 हज़ार, तो मतलब वो थोड़ा सा तो गलत है, दैट शुड बी रिमूव्ड। नाउ पैसिव इनकम पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो पैसिव इनकम को समझाने से पहले ना मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके व्यूअर्स के लिए मैं समझा देता हूँ कि एक वेल्दी इंसान और एक मिडिल क्लास में, एक वेल्दी इंसान और मिडिल क्लास इंसान में डिफरेंस क्या होता है। एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, एक मिडिल क्लास इंसान पैसा कमाता है और खर्च कर देता है जी। वो ये सोचता है कि मेरी जो एक्टिव इनकम आ रही है उसी से मेरे को खर्चा पानी मेरा सारा चलता रहे। एक वेल्दी इंसान जब पैसा आता है तो वो पहले ऐसी चीज़ें लेगा, एसेट्स लेगा, जो बाद में ऐसी इनकम बनाए कि उस इनकम से उसके खर्चे निकले। उदाहरण के तौर पे एक आम इंसान, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ मेरे दोस्तों के। सो मेरा एक दोस्त है आईटी कंपनी में, बढ़िया, मतलब सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 4 लाख रुपए महीने की, विच इज़ गुड सैलरी। 4 लाख, एंड ये सब कट पिट के बता रहा हूँ, 4 लाख इज़ वेरी गुड। तो वो बंदा इस साल तो नहीं, शायद अगले साल मैं जाऊँ उसके साथ। अक्टूबर फेस्ट पता है आपको? जी बिल्कुल। जिनको नहीं पता उनको बताते हैं। तो अक्टूबर फेस्ट करके जर्मनी में मुनिच में एक फेस्ट होता है जो अक्टूबर में नहीं सितंबर में होता है। उसमें तो जितने भी आप लोग मदिरा के शौकीन हैं, बियर के शौकीन हैं, तो अक्टूबर फेस्ट अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, बहुत ही काम की चीज़ है। तो अक्टूबर फेस्ट जर्मनी मुनिच में होता है, जहाँ पर कि केवल 2 हफ्ते के अंदर 60 लाख लोग टूरिस्ट वहाँ पर विजिट करते हैं और 70 लाख लीटर बियर पिया जाता है वहाँ पे। उस समय पे जन्नत है जिन लोगों को दारू, मदिरा और बियर का शौक है। और प्लस वहाँ पर मार्केट बना रहता है, एक्स्ट्रावेगेंसा, मेला चला रहता है उस तरह से। तो एक मिडिल क्लास इंसान या नॉर्मल इंसान, ये बंदा 4 लाख वाला तो मिडिल क्लास नहीं बोलूँगा, बट अब मिडिल क्लास बोलूँगा आज के हिसाब से। तो वो बंदा बोलता है कि मैं जाके अपने 5 लाख रुपए उधर खर्च करूंगा, 4 लाख रुपए उधर खर्च करूँगा, एक 2 महीने की सैलरी में उड़ा दूंगा। सिंपल सा, ठीक है। 1-2 महीने की भी क्या 3 महीने की, क्योंकि महीने के खर्चे भी तो होंगे, EMIs होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो 3 महीने का होगा। तो वो बोलेगा मैं अक्टूबर फेस्ट में जाके खर्च करूँगा। वहीं पर एक वेल्दी माइंडसेट वाला इंसान क्या करेगा, या तो 4 लाख रुपए हैं तो मैं ना स्टॉक्स में डाल देता हूँ या म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ या कुछ बॉन्ड्स में डाल देता हूँ जो मेरे को इफेक्टिवली 8 से 10% का रिटर्न दे दे, या मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास एक लमसम बन गया, मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, ताकि उस प्रॉपर्टी को मैं आज से 3 साल बाद 4 साल बाद रेंट पे चढ़ाऊंगा। उस रेंट से मेरे को 1.5 लाख रुपए आएंगे, 3 महीने में मेरे पास इस पार्टी के लिए जमा हो गया, उस पैसे से जी मैं जाके पार्टी करूंगा। सो ये ना एक माइंड सेट का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ग्रेट पॉइंट। तो आपको समझना है कि वेल्दी इंसान पहले पैसिव इनकम बना रहा है। अब ये भी सच है
कि ये दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों का दिमाग इतना खराब कर दिया पैसिव इनकम के नाम पे कि बचपन से आप पैसिव इनकम बना लो, स्कूल कॉलेज से नहीं हो सकता भाई। पैसा ही पैसा को बनाता है, दिस इज द रियलिटी। जी, आप 500 रुपए से कितना बड़ा पैसिव इनकम बना लोगे, दिस इज ऑल्सो रियलिटी। तो इसलिए आपको एक्टिव इनकम बनानी पड़ेगी, काम करते रहना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि मैंने एक शेयर खरीद लिया आईटीसी का और अब इसका पैसिव इनकम मेरा जीवन निकाल लेगा, भाई आप 20 रुपए के डिविडेंड से क्या निकाल लोगे यार। जी, जी, 20 रुपए में तो आपको ये भी नहीं मिलेगा आज के टाइम पे, उस पर भी टैक्स बहुत लगा पड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जब एक पैसिव इनकम की बात करते हैं तो बड़ा इंसान हमेशा सोच रहा है कि मैं अपने एक्टिव इनकम को फटाफट डिप्लॉय करूं ताकि पैसिव इनकम स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ मी। जी। तो पहले मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे नॉर्मल आम इंसान, देखिए मेरी कोशिश रहती है और पसंद आता है तो लोग उस पर लाइक ज़रूर कर सकते हैं इस बात पे कि लोगों को हम कुछ एक्शनेबल आइडियाज़ दें। जी। आजकल एक कंसेप्ट चलता है पैसिव इनकम के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ, फायर। फायर का अर्थ होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। पहली बात तो रिटायर अर्ली क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट एक दिमाग में एक बॉल पार्क फिगर चला है 40 की उम्र में हमको रिटायर होना। करेक्ट। ये फायर कैसे निकाल सकते हैं, जितने लोग हैं कमेंट्स में आप अपने हिसाब से निकाल के आप बताइए ताकि आपको एक रिमाइंडर रहे। तो देखिए, आप डिसाइड करते हैं कि आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आपकी फैमिली प्लानिंग अभी हो गई है, नहीं हो गई, जब भी हो गई, आप अपने साल भर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, हाइपोथेटिकली मैं लेके चलता हूँ कि मुंबई जैसी जगह में आप एक प्रॉपर फैमिली के साथ, बच्चे अगर ग्रोन अप होगा, उनका एजुकेशन भी चल रहा है, मुझे लगता है एटलीस्ट 10 लाख, आप जितनी भी कंजूसी कर लें एक पॉइंट के बाद 10 लाख रुपए साल के लगेंगे। आप इसको ना, जो एनुअल आपका एक्सपेंस है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 लाख हो रहे हैं इंटू 30 इज 3 करोड़ रुपीज। दिस 3 करोड़ इज योर फायर। बेसिकली कहा जाता है कि आप इस इनकम को अगर आप पहुंच गए तो आप अब रिटायर हो सकते हो। वैसे एक गलत, इसमें काफ़ी फ्लॉज हैं, क्योंकि इसके बाद क्या बोलते हैं कि इस 3 करोड़ रुपए को आप किसी ऐसे एसेट क्लास में चढ़ा दो जो आपको 8% भी रिटर्न देता है। देयर आर एसेट क्लासेस, जी, सेफ एसेट क्लासेस हो, बॉन्ड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स 7-7.5% हो गए, आप उस पर चला दो तो आपका खर्चा हर साल अब चलता रहेगा। ये होता है फायर का कंसेप्ट, ठीक है। मैं तो कहूँगा इंटू 50 करो भाई। महंगाई कितनी दर तक बढ़ेगी, हम मान के चल रहे 6-6.5%, रियलिटी ये है कल को 9% बढ़ गई जी। और लोग ना आज के समय पे मेरे ही दोस्त लोग इन्फ्लुएंसर, मैं क्या ही बोलूँ, उन लोगों ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतना ज़्यादा बना दिया है, 30 तक रिटायर होना है, 40 तक रिटायर होना है। भाई क्यों होना है? जापानीज कंसेप्ट इकिगाई ये सिंपल सी चीज़ कहती है कि भाई एक पर्पस के साथ जियो, रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है। जापानीज, अगर आपने प्रोजेक्ट ब्लू देखा होगा, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा लोग जीते हैं, देयर आर 4 कंट्रीज जहाँ के लोग 100 ईयर से ज़्यादा जीते हैं। एक सर्वे किया गया कि सबसे ज़्यादा लोग जिस कंट्री में जीते हैं तो उनमें से एक कॉमन पॉइंट निकला, ये कभी रिटायर ही नहीं होते। एक जापानीज 98 के एज में पूछा गया, भाई आप रिटायर हुए कितने साल हुए? बोले मैं तो अभी भी काम कर रहा हूँ, मैं गार्डनिंग करता हूँ, मैं फल काट रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब तक आप बिना पर्पस, आप घर पे देखना जी, आपके अगर कोई पिताजी हो, माताजी हो जो सरकारी दफ्तर में पहले काम करते थे, प्राइवेट में अचानक से 60-65 में रिटायर होंगे, घर पे आप ना 2 साल उनको खाली बैठा दो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, घर में क्लेश होंगे, झगड़े होंगे, बिल्कुल, और वो उनका माइंड इधर उधर चलेगा और उनकी लॉन्जिविटी कम हो जाती है। ये हमारे भारत में ही है कि रिटायरमेंट, अरे क्यों ना रिटायरमेंट, डू समथिंग विच यू एंजॉय। अच्छा जीवन भर नहीं कर पाए ना, आप 60 साल की बात करो ना यार, जी, भले पैसे के लिए मत करो बट कुछ करो। जी। सो द पॉइंट इज, ये फायर कंसेप्ट को मैं तो बोलता हूँ 50 से मल्टीप्लाई करो। हाँ। तो जितने भी लोगों, अगर किसी ने अब ये शौक के ऊपर है, मान लीजिए अगर किसी का मुंबई जैसी जगह में भी शौक ज़्यादा है कि भाई मेरा तो साल का 30 लाख का खर्चा है, कि भाई मेरे को चाहिए कि मैं 2 इंटरनेशनल वेकेशन फैमिली के साथ लगाऊं, मैं सुपर यॉट में जाके एक बार बैठूं, 30 लाख है, 30 लाख इंटू 50 कर लो जी, 15 करोड़ रुपए आपके पास जिस दिन हो गए, आप तभी सोच सकते हो रिटायर होने का, सोच सकते हो। तो दैट इज नंबर 1 पॉइंट। अब आते हैं पूरे पैसिव इनकम कि अब करे तो कैसे करे, क्या किया जाए। कुछ सिंपल तरीके एज ऑफ डिजिटलाइजेशन में है जी। पहला है कि आप अगर क्रिएटिव हो तो अपनी क्रिएटिविटी को पार्ट टाइम इस्तेमाल करने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे लोग आज मीम्स बना के पैसे कमाते हैं। जी, देयर आर पेजेस जो मीम्स बनाते हैं, मीम्स बेचते हैं। एक मीम कुछ लोग अगर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स पे भी बेचते हैं, वो 8-10 हज़ार रुपए पे बेचते हैं। अच्छा, अब मीमर इज गुड इन दैट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एक बार समझाइए। जैसे इन द सेंस, देखिए क्या हो रहा है कि आजकल काफ़ी सारे कॉर्पोरेट ब्रांड्स को एक चीज़ समझ में आ गई है कि हमारे पेजेस तो होते हैं जी, बट कहीं ना कहीं हम जो ऑडियंस का एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा ड्राइव होता है वो इंडिविजुअल फिगर के कारण ज़्यादा ड्राइव होता है। हाँ, उदाहरण के तौर पे अगर आज एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि अमिताभ बच्चन पार्ट बनते हैं XYZ कंपनी के, जी, तो और दोनों का पेज बनता है, लोग ज़्यादा तो भी इंटरेक्ट करेंगे अमिताभ बच्चन से rather than XYZ पेज, डिस्पाइट नोइंग कि वो उसके पार्ट है। जी,
तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, दे ट्राई टू हायर मीमर्स हो गए, ग्राफिक वाले हो गए, एंड दे पे गुड अमाउंट ऑफ मनी। जी। जैसे मैं आपको बता दूं, आप शॉक हो जाओगे कि जो एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं, दुनिया का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स, जिसका टी सीरीज के साथ हमेशा कंपटीशन चलता था, लेकिन उससे भी बड़ा एक है बाय द वे, सबसे ज़्यादा सॉरी जो अभी एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा महंगा यूट्यूबर है, हाँ, ही इज़ अ बिलियनर यूट्यूबर, द ओनली यूट्यूबर जिसने $1 बिलियन पार्क किए हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, उनका एक वीडियो बनाने का एवरेज कॉस्ट ज़्यादा नहीं $10 मिलियन होता है। अच्छा, ज़्यादा नहीं है। एक यूट्यूब वीडियो की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट। तो ये व्यक्ति का जो थंबनेल बनता है, पर थंबनेल ही पेज $10,000 पर थंबनेल। ऐसा क्या अलग कर रहा है? यार देखो, वो पैसा कमा रहा है तो कहीं ना कहीं वांट्स टू मेंटेन दैट क्वालिटी, बाप रे। एंड कुछ ऐसी चीज़ है, मेरे को पता है, हो सकता है आपके स्टूडियो में जो ये सुन रहे हो सकता है वो अब अपनी पगार बढ़ाने बोल दे। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ। वो बात अलग है, बट पॉइंट इज, कैन यू जस्ट इमेजिन, हाँ, एक थंबनेल बनाने का $10,000, वहीं पर मुझे मेल आते हैं $70 में बनाने के लोग रेडी हैं। जी। द थिंग इज, कुछ लोग अपने लेवल को उतना मार्क करके रख रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उनको पता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो CTR ऐसा दे देगा जिसके चक्कर में स्काई रॉकेट हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ है। जी। तो आपको कमिंग टू द पैसिव इनकम, आप मीम्स बना सकते हैं, आप किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग दे सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग दे सकते हैं, जो भी स्किल आपको आती है, पहली चीज़ तो वो हो गई। दूसरी चीज़ है एफिलिएट इनकम आप बना सकते हैं। एफिलिएट इनकम इन द सेंस, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे जो लोग यूट्यूब पे रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, उनके नीचे एक लिंक रहता है कि गाइज अगर आप एक ब्रोकरेज अकाउंट यहाँ से खोलेंगे तो उस पर उनको 20% चले जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से, जैसे LIC इंश्योरेंस वाले आपसे बीमा करवाते थे, उनको लाइफ टाइम एक इनकम आता था, तो आप एफिलिएट आपके, अगर मान लो जैसे आज के समय पर मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि आप भारत जैसे देश में हो और आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट नहीं हो जो फैमिली ग्रुप होता है जिसमें सुबह से 200 गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के मैसेज आते हैं, इतने बर्थडे चलते हैं जिनमें आधा, अच्छा ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, फोटो देखनी पड़ती है आपको जाके फेसबुक पे। तो इस तरह के ग्रुप हैं। आप अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेते हो जो आपको पता है कि भैया ये सारे परिवार वालों को एफिलिएट वहाँ पर चला दो आप, लेकिन चलाते क्या है सब लोग, वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चलाना रहता है, तो वो वाले ले आते हैं, एक के नीचे 3 जोड़ो, वो बंदा आपको फरारी के सपने दिखाएगा और खुद स्प्लेंडर में जाएगा, डालते सब उसी का है, वो मत डालो भाई, एक ऑथेंटिक आप एफिलिएट डाल लो, तो एक एफिलिएट हो गया। तीसरा हो गया ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग सिंपल अर्थ में आप समझा लीजिए, उसमें आप बोलते हो यार मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं कपड़े बना सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं बुके बना सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं, कार्ड्स बना सकता हूँ, कोई बात नहीं, एक कंपनी है, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को बोलो भाई मैं इसको एड्स चला के मार्केटिंग करके मैं बेचूंगा, सामने वाला वो जब खरीदेगा 20% का जो मार्कअप मार्जिन आपका आप रख लीजिए, तो ड्रॉप से शिपिंग कर सकते हैं। चौथा जो मेरे को लगता है आने वाले समय पे जो लोग जिसको सबसे ज़्यादा बना सकते हैं वो है IP में ना हम बहुत पीछे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, चाइना इज़ फार अहेड देन अस, बट हम लोग होपफुली हो जाए। बट IP कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लोग आपसे उसकी या तो लाइसेंस ले या तो वो चीज़ सिर्फ आपके पास है। कैसे? आप कोई ऐसे तगड़ी, लेट्स से अगर कोई ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहा है, उसको पता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे कोई भी यूट्यूब चैनल मैं 2 महीने के अंदर 1 मिलियन पहुंचा दूं, हो सकता है कोई हो, ठीक है, ऐसी स्ट्रैटेजी, और लेजिट बिना बॉट्स खरीदे, बिना ये, तो वो एक ऐसी ई-बुक बनाए जिसपे वो IP ले ले कि भाई इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं। लेकिन ये अगर तुम लोगे तो भैया 5,000 रुपये है इस किताब का दाम जी, ये IP है, आप इसको कॉपी करके बेचोगे, मैं लीगल केस डाल सकता हूँ जी। तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना लो जी, ट्रेडमार्क बना लो। तो इस तरह से देयर आर वेज, सटल वेज, जिसके थ्रू आप अपने पैसिव इनकम बना सकते हो। पैसिव इनकम वही नहीं होता कि आप शेयर मार्केट में डालो और डिविडेंड्स आपके बनाए, दैट इज जस्ट वन वे। सो देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान ब्लेम गेम में लगा पड़ा हुआ है। वो सिर्फ लगा है यार जीवन खराब है, जीवन में कुछ, हाँ भाई खराब है, नहीं है भैया, जीवन, लाइफ इज नॉट फेयर, एक्सेप्ट करो ना, बट सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो। प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्यों बन रहे हो? प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो, बिल्कुल, तब जाके सॉल्व होगी। तो आप जब तक ये नहीं सोचोगे कि भैया पैसिव इनकम बनाओ कैसे, पहला स्टेप है सोचोगे तभी तो ये पॉसिबल होगा। पहली बार सोचो, फिर आप उस चीज पे वर्क करो। और फाइनल एक और तरीका है, लास्ट पैसिव इनकम का तरीका है, कंटेंट बनाओ जी। भाई यूट्यूब एडसेंस देता है, बिल्कुल, इंस्टाग्राम ब्रांड्स देता है आपको लाके, फेसबुक भी पैसा देता है, मोनेटाइज करता है जी। अगर आपको लगता है आप किसी पर्टिकुलर नीश में, बट आप बोलेगा अरे यार हम बहुत लेट हो गए, भाई ये सोच के आप और लेट हो रहे हो, बिल्कुल।
आज भी ऐसे केसेस हैं, 6 महीने पहले आए वो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1 साल पहले वाला है परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे भी केसेस हैं जो 2 साल पहले थे अब रिलेवेंट हो गए. लेट मी समराइज दिस फॉर माई ऑडियंस. बेसिकली 3 तरीका है जो यहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं. वन इज़ बाय एफिलिएशन, वन इज़ बाय यूजिंग योर टाइम विच यू हैव ऑन स्पेयर, एंड द थर्ड इज सोशल मीडिया एंड IP. एंड IP. यस, दीज आर वेज. तो ये याद रखिए और इसको एम्फेसाइज कीजिए. इसमें से बहुत पैसा बनाया जा सकता है. बिल्कुल बनाया सकता है, और लोग बना रहे हैं. जी, बहुत लोग. भुवन बाम क्लासिक एग्जाम्पल जाके देखिए. बिल्कुल. तो बिल्कुल. क्योंकि हम पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा पैसे खर्च करने की बात करते हैं. और बहुत लोगों ने रिसेंटली पैसा खर्चा किया है कोल्डप्ले कॉन्सर्ट पे. मुझे ऐसे भी लोग पता है जिन्होंने 2,500 में टिकट खरीदी है और 1 लाख में उन्होंने टिकट बेच दी है किसी को. मतलब ये तो बहुत बड़ा स्कैम है. और उसके बाद बाहर न्यूज़ भी आया कि कुछ बुक माई शो के साइड से भी कुछ हुआ था. एक्सप्लेन करिए क्या हुआ था. तो और फिगर्स आपके थोड़े सही कर देते हैं जी. अब आप सोचो, हमारे देश में 1.3 करोड़ लोग एक दोपहर की 12 बजे अपने लैपटॉप, अपने व्हाट्सएप, 12 फ़ोन, पड़ोसी का फ़ोन तक लेके बैठे हुए हैं टिकट बुक करने के लिए. पहले आधे घंटे चलता नहीं है, अचानक से लगता है भैया सर्वर डाउन हो गया है, एंड फिर खुलता है, उसके बाद पता लगता है टिकट्स ही नहीं मिल रही है मैक्सिमम लोगों को. और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खबर ये आती है कि भाई साहब ये टिकट्स तो ब्लैक में बिकने लग गई हैं. आप बोल रहे हैं 1-1.5 लाख, आपको पता है 3500 की टिकट 3.5 लाख तक बिक रही थी. बाप रे. 3500 की टिकट 3.5 लाख रुपीस में काले उस पे बिक रही है कोल्ड प्ले की टिकट्स. जी, लोग खरीद भी तो रहे हैं. बिकॉज आप ये देखिए कि इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, हाँ. अक्रॉस द ग्लोब ये जो कॉन्सर्ट्स का फिनोमिना है पोस्ट कोविड 26% से राइज हुआ है. जी. तो इसमें क्या हो जाता है कि क्योंकि इसमें फ़ायदा सबका है. अगर कॉन्सर्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल मियामी में हो रहा है तो ट्रैवलर्स का भी फ़ायदा होगा, होटल वालों का भी फ़ायदा होगा, कॉन्सर्ट वालों का भी फ़ायदा होगा, आर्टिस्ट का भी फ़ायदा होगा. सेम आप देखो मुंबई में जैसे वो अनाउंस हुआ है, भर गई हैं भैया होटल्स. बिल्कुल. अब लाख लाख रुपए के आपको रूम मिलेंगे. जी. मेरे दोस्तों ने जो मुझे घर नहीं बुलाते मुंबई में उन्होंने एयरबीएनबी पे घर चढ़ा दिया है. अच्छा. हाँ, बोले आओ पैसा कमाएंगे. हाँ. सही है, मौका मिला है तो भैया कर लो. जी. ऑफर निकाला है कि वी ऑल्सो हैव अ Hyundai कार, उसका एक्स्ट्रा हम इतना लगा देंगे तो आपको छोड़ के भी आएंगे हम उस पर. मतलब इस तरह की डील चल रही है अभी, अलग बिजनेस चल रहा है. जी. तो इस पे एलिगेशन क्या हो गया? देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर हो गया. पहली चीज़ तो ये ब्लैक में बिक रहा था, ये वाली चीज़ हो गई. एंड इट नॉट ओनली हैपेंस ओवर हियर. आपको पता है एक कंसेप्ट होता है यूएस में आजकल कहते हैं स्विफ्टोनॉमिक्स. ये क्या है पता है? टेलर स्विफ्ट के ऊपर इकोनॉमिक्स चलती है, उसको स्विफ्टोनॉमिक्स बोलते हैं. अच्छा. यस. टेलर स्विफ्ट आज एट प्रेजेंट द ओनली मीडिया यंगेस्ट पर्सनैलिटी जो $1 बिलियन मार्क को पहुंची है विदाउट रनिंग अ बिजनेस. 33 की है, 33-34 के आसपास है. $1 बिलियन प्लस है. दिस इज थ्रू अ कॉन्सर्ट्स. Not just concerts, merch, multiple things, but she is not having an official business. जैसे आप उधर जाओ Jay-Z, Beyonce, although वो भी अभी अलग ही कंट्रोवर्सी पे चल रहे हैं, बट इन सबको छोड़ दो. बट इन सबके बिजनेस हैं, लेबल्स है खुद के. दे आर नॉट. बाय द वे इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत लोगों को नहीं पता कि टेलर स्विफ्ट का भी शेयर मार्केट से नाता है. पता है कैसे? टेलर स्विफ्ट के जो पिताजी थे वो शेयर मार्केट ट्रेडर और ब्रोकर थे. तो टेलर स्विफ्ट का जो पहला ब्रेक उनको 13 साल की उम्र में मिला, तो वो जिस लेबल के पास गई थी, तो वो लेबल ने वो एंटरटेन नहीं कर रहे थे. पापा ने 3% स्टेक खरीद लिया. वाह. और फिर एंट्री मिली थी. एनीवेज, सो ये फ्रीकोनॉमिक्स में एक फ्रीकोनॉमिक्स तो एक किताब है, बट ये स्विफ्टोनॉमिक्स में एक चीज़ पता लगी कि टेलर स्विफ्ट की तो ब्लैक में जो टिकट्स बिक रही हैं वो ईयर ऑन ईयर 36% से राइज होती जा रही हैं. सो इट इज़ नॉट कि भाई डिलुमिनाटी में ही हो रहा है या फिर कोल्ड प्ले में हो रहा है, हर जगह पर ये चीज़ हो रही है. नॉट टॉकिंग टू द पॉइंट, इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो गई कि जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, बुक माई शो के CEO पे एलिगेशन लगा. तो कुछ लोगों को पता लगा कि भैया तो 500 करोड़ का स्कैम हो गया है. क्योंकि ये ऑलरेडी एजेंट्स को 24 घंटे पहले बेच दिया गया था जो ब्लैक में बेच रहे हैं. प्रॉब्लम क्या हुई पता है? प्रॉब्लम चीज़ें सुधर सकती थी जब पुलिस ने उनको हाजिर होने बोला, जब वो करने बोला, तो वो फर्नांडिस साहब के पास चले गए. फडणवीस साहब के पास. हाँ, उनके पास चले गए. पॉलिटिशियन. जी. पॉइंट ये है कि यार बुलाया है, पहले चले जाओ. ऑलरेडी आप मीडिया में अगर आ गए हो ना तो मीडिया छोड़ती नहीं है. जी. तो उनके पास चले गए, उनने बात नहीं करी. ये भी बात है, उन्होंने बोला बात नहीं करनी है. तो इस चक्कर में और आईब्रोज उठ गए.
कि भाई अगर तेरे को बुलाया है तो इनोसेंट है जी आशीष जी नाम है उनका, तो बोले जाओ और बोल दो कि ये चीज़ें आप देखा जा, आप पहले उधर जा रहे हो तो फिर तो लगेगा ना कुछ फिशी है। जी जी तो पॉइंट वो हो गया। एंड देखिए पता सबको है कि ये चीज़ें होती हैं, इट्स जस्ट दैट ये थोड़ा लाइमलाइट में आ गया बिकॉज कोल्ड प्ले का क्रेज जी कुछ ज़्यादा है। बट अब इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आज से 7 साल पहले भी आई थिंक सो एक कॉन्सर्ट हुआ था कोल्ड प्ले का, अगेन इन मुंबई। मैं लोगों को बता दूँ, जो लोग भी, ये पता नहीं रिलीज़ कब हो गया हमारा वीडियो, मुझे नहीं पता, शायद उसके कॉन्सर्ट के पहले ही होगी मोस्ट जी लाइकली। बिल्कुल। तो लास्ट टाइम जब कॉन्सर्ट में गए थे, नॉट ट्राइंग टू स्पॉइल द फन, बट मैं आपको बता दूं कि जो खड़े होने वाली लाइन थी जिसका 6,500 की टिकट गई है, 3,500 से 6,500 की ऑफिशियली जो टिकट गई है, उन लोगों को 3 घंटे पहले लाइन पे लगना पड़ा था। 1.5 घंटे अंदर पहुंचने में लग गया था। अंदर पानी की बोतल 100-150 रुपये में मिल रही थी, ठीक है, खाना तो भूल ही जाओ। जी वॉशरूम आप जा नहीं सकते हो, तो 7 घंटे तक आपको रोक के रखना है, किडनी आपकी ख़राब होनी है, स्टोन होना है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो है सो है। और उसके बाद भी आधा क्राउड डल था, पता है क्यों? क्योंकि एनर्जी चली गई थी। नहीं, आधे लोग इस बार भी फोमो के कारण जा रहे हैं, फियर क्या ऑफ हो रहा मिसिंग है? आउट। अरे मेरा दोस्त जा रहा है, ये जा रहा है। हाँ, मैंने अपने जिनको टिकट्स मिली है, कुछ को, एक आध को तो मैंने भी दिलाई है। अब कुछ कमेंट्स में मत मांगने बैठ जाना। तो कुछ को मैंने टिकट दिलाई, तो मैंने बोला भाई इतना क्या क्रेज है, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट गोइंग। तो बोले अरे यार कोल्ड प्ले। मैंने बोला उनके 10 गानों के नाम बता, 4 के बता दिए, चलो ठीक है। मैंने बोला 4 के लिरिक्स बता, बोले अरे दिसंबर तक का टाइम ना, रट लेंगे। वाह। तो आप सोचो, फोमो है आर्टिस्ट, फोमो है। मैं क्या बोलता हूँ, आज के समय पे चाहे फाइनेंस हो, चाहे ये सारी चीजें हो ना, आपके अंदर फोमो नहीं होना चाहिए, आपके अंदर रोमो होना चाहिए। क्या होता है? फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ। आपको डर रहता है कि मैं पीछे रह गया। हाँ रोमो वाला ही सुखी रहेगा, रिलीफ ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है भाई, मैं चैन से हूँ, जी जी गया ना, कौन सा आखिरी मौका है। जी और जिस हिसाब से 3.5 लाख की टिकट बिकी है, मैंने तो वही सोचा। अच्छा, मैंने एक आइडिया, अच्छा इंटरेस्टिंग है, जो काफ़ी मीडिया वालों ने भी कवर कर दिया उसके चक्कर में, वो भी। तो मैंने एक रील बनाई थी, तो वो रील गई, अच्छा इंटरेस्टिंग है, मेरे फाइनेंस की रील जाती है 1.5 मिलियन, जी 1.5-2 मिलियन जाती है, ये रील चलेगी 15 मिलियन। वाह। मतलब वो दिखा रहा है लोगों को 3 चीज़ें चाहिए, एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। तो मैंने उनको बताया किस तरह से कि अगर वो एक दूसरी कंट्री में जाते हैं तो किस तरह से 45,000 रुपीज़ के अंदर उनका आना जाना, रहना, खाना पीना एयरबीएनबी में, प्लस कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट वहाँ पर देख सकते हैं। वो कुछ मीडिया वालों ने भी कवर कर दिया अपने न्यूज़पेपर में, और वो उधर भी लाइन लग गई, मतलब उधर भी वेट लिस्ट लग गई। तो जिनने पहले से कर लिया, जिस दिन खुला उसको हो गया, बाकियों को तो वो भी टिकट नहीं मिली। सो द थिंग इज, यस, ये एक बड़ा स्कैम हुआ है। लेट्स सी इन्वेस्टिगेशन में क्या बाहर निकल के आता है। होपफुली आई बिलीव कि द चेयरमैन शुड कम आउट क्लीन। लेट्स सी। ट्रू। आपने रतन टाटा जी को मेंशन किया। आफ्टर हिज डिमाइस, अनफॉर्चुनेट डिमाइस, वी डिड लूज अ लेजेंड। एक नाम बहुत सडनली बाहर आया, वो है शांतनु नायडू। बहुत कम जाना जाता है इनके बारे में। बिजनेस वर्ल्ड में लोग कैसे देखते हैं इनको, कौन है ये, और आफ्टर द डिमाइस हाउ विल ही बी इन्वॉल्व इन द एंटायर टाटा बिजनेस? ठीक है, तो शांतनु 31 ईयर या 32 ईयर ओल्ड यंगेस्ट टाटा ग्रुप में जीएम के पोस्ट पे हैं। अच्छा। इनकी कहानी बड़ी अच्छी थी। तो बेसिकली व्हेन ही वाज यंग, तो उस समय पे उनको पेट्स और डॉग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव था जी। तो उन्होंने अपना एक स्टार्टअप चालू किया था, मोटो पाव करके। मोटो पाव मतलब वो पॉज होते हैं, तो उस हिसाब से तो उन्होंने वो चालू किया था। तो उसमें वो क्या करते थे कि जो यूजुअली डार्क डॉग्स हो गए या बहुत सारे डॉग्स हो गए, वो रोड एक्सीडेंट्स में, रोड रेज में काफ़ी मर जाते थे, बिकॉज बेचारों को पता नहीं रहता, बेजुबा जानवर रहते हैं, कैसे क्रॉस करें, क्या करें। तो उन्होंने कॉलर्स बनाए थे, जो रिफ्लेक्टिव कॉलर्स रहते हैं, जिसमें वो शाइन करेगा तो गाड़ी वाले को पता रहेगा, अरे यार डॉग जा रहा है तो हम इसको बचाएं। तो उन्होंने बनाया था। तो ही वॉज डूइंग सच अ गुड वर्क। तो उनको फंडिंग चाहिए थी, तो वो रतन टाटा जी के पास गए। रतन टाटा जी की इधर से 2 महीने के अंदर रिस्पॉन्स आ गया, एंड ही बिकेम सो इंटरेस्टेड, बिकॉज रतन टाटा जी का भी हम सबको पता है एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है पेट एनिमल्स के लिए। उन्होंने एक स्ट्रे डॉग को भी अडॉप्ट किया था, जो हाल फिलहाल में अपने फ्यूनरल के पास देखा होगा, वो भी बेचारे लेके गए थे। तो काफ़ी उनके जैसे ऑफिस में भी अलाउड है, आप स्ट्रे डॉग्स आ सकते हैं, आराम से घुस सकते, बैठ सकते हैं। वेरी नोबल पर्सनैलिटी। तो यहाँ से ना वो लोग मिले और उनकी दोस्ती बहुत गहराती गई। उसके बाद समय आया जब शांतनु जी जाना चाहते थे MBA के लिए विदेश। तो रतन टाटा जी के साथ दोस्ती जैसा हो गया था। जो कहते हैं ना कि दोस्ती उम्र देख के होती है, सबसे बड़ा झूठ है जी। अगर दोस्ती उम्र देख के होती तो शांतनु और रतन टाटा कभी दोस्त नहीं होते। अगर दोस्ती लिहाज देख के होती तो कृष्ण जी के कौन दोस्त है, वो नहीं उनके दोस्त होते। और अगर
दोस्ती ये सब तवज्जो या एज देख के होते तो बिल गेट्स कभी वॉरेन बफेट के दोस्त नहीं होते। जी। ठीक है। तो बहुत तो रतन टाटा जी को लग रहा था कि यार ये चले जाएगा। शांतनु ने वादा किया मैं बाहर MBA करके टाटा ग्रुप में ही आऊँगा वापस, मैं आपको, और उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा। अच्छा। बाहर यूजुअली लोगों का क्या रहता है 5-6 साल काम कर लूँ, नहीं वो आए हाँ। इधर किए, और वो यंगेस्ट पहले असिस्टेंट बने, पर्सनल असिस्टेंट ऑफ रतन टाटा जी। अच्छा। उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हुई। साथ में उन्होंने एक और पेट्स रिलेटेड एक स्टार्टअप लॉन्च किया। इनफैक्ट मुंबई में ही 2023 में पहला स्मॉल पेट्स का केयर का एक हॉस्पिटल अलग से टाटा ग्रुप ने एक बनाया हुआ है। ओके। NGO है जिसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग साल का 200-300 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप, टाटा ट्रस्ट देता है। जी। तो इस हिसाब से इनकी बॉन्डिंग बनी, दोस्ती बनी। शांतनु जी ने एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस विथ रतन टाटा, कैसा रहा क्या रहा, वो सब लिखा। तो काफ़ी क्लोज रह गए जी। सो यंगेस्ट GM, वेरी गुड पोजीशन। अब बात उठ रही है कि टाटा ग्रुप में अब अगले कौन, क्योंकि इन्होंने विरासत में कुछ ऐसा लिखा नहीं है। बिल्कुल। सवाल ये उठ रहा है कि ये 2000-3000 करोड़ जो रतन टाटा जी का पर्सनल है वो किसके पास जाएगा। जी। उसमें ना अंदर थोड़ा डर्टी पॉलिटिक्स चल रहा है बाय द वे। ये शायद जब पार्ट 2 आएगा तब मैं बेटर वे में इसको और बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो अभी बेसिकली टाटा ट्रस्ट रहेगी जो डिसाइड करेगा कि क्या है। तो फिलहाल के लिए जितना विद द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आई हैव, शांतनु जी यंगेस्ट GM के हिसाब से वर्क करेंगे। वो जो 2 स्टार्टअप्स जिनको उन्होंने अच्छा किया, अच्छा वो रतन टाटा जी को न्यू एज स्टार्टअप्स में भी कौन से निवेश करने, करीब 12-15 स्टार्टअप्स का भी उन्होंने बताया कि क्योंकि वो बाहर से पढ़े हैं, नया पीढ़ी है, नई चीज़ें पता है, तो उन्होंने इनफैक्ट अभी फ्यूनरल पे भी आपने देखा होगा बाइक में सबसे आगे वो लीड कर रहे थे। सो बाय हार्ट अ ब्यूटीफुल सोल। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्ट्रे डॉग्स, कैट्स, पशु पक्षियों के लिए इन जनरल एक अच्छा फीलिंग रखता है तो वो बाय नेचर यूजुअली अच्छा ही होता है। जी। उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक दिल हमेशा अच्छा होता है। तो मैं मानता हूँ कि नॉट जनरलाइजिंग दिस थिंग, क्योंकि ऐसे तो एक इंसिडेंट में पुतिन भाई साहब ने भी एक डॉग को बड़ा प्यार किया था, लेकिन उसके 1 साल बाद ही यूक्रेन पे बॉम्ब वॉम्ब फेंक दिए। बट ठीक है, वो कुछ होगा उनका मसला। बट पॉइंट इज कि यूजुअली मेरे को तो वेरी काइंड पर्सन, बट लेट्स सी मे बी बाय पार्ट 2 विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल। बट यू सी हिम गोइंग अप द रैंक्स इन द आई डू सी, बट वही मैंने बोला जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उसके चक्कर में ना थोड़े क्या रहता है कि जो पुराने लोग रहते हैं, जो 60-65 साल वाले रहते हैं, दे कैन नॉट डाइजेस्ट कि एक यंग सोल आके कमान, तीर कमान। देखिए क्या होता है, इसको ऐसा समझिए, अगर सिंगापुर और दुबई, हम बोलते हैं सिंगापुर में 4200 प्लस कंपनी है, दुबई में इतनी सारी कंपनी है, मेट्रोपॉलिटन है। 1970s के पहले तो दुबई भी ये था, रेगिस्तान टाइप था, डेवलप हुआ। उसका एक सिंपल सा रीज़न है। आप बोलते हो कि देखो मार्केट खुल गया, इंडिया का भी स्टार्टअप्स आ रही हैं, आ रहे हैं, बट पता है क्या है, अगर एक 22 साल का लड़का आज एक क्रेजी आइडिया लेके, कुछ स्टार्टअप का आइडिया, बिजनेस का आइडिया विद प्रॉपर एनालिटिक्स भारत में लेके जाएगा, तो वो बोलेंगे अरे पागल है यार, ये तो पागल है, बावला है, उसको फंडिंग नहीं, उसको गाली अलग पड़ेगी जी। उसके घर वाले उसको 2 जूते मारेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दे दे, इंजीनियरिंग कर ले, ठीक है। वही 22 साल का लड़का अगर सिंगापुर जाता है, दुबई जाता है ना, यार ये तो पागल बवाल कर सकता है लड़का। सेम स्टेटमेंट है, बोलने का तरीका अलग है। 10 करोड़ की इसकी फंडिंग करवा दो, फिर देखते हैं। अच्छा, दिस इज द मेंटल डिफरेंस, रिस्क टेकर्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स। बिकॉज यहाँ पर अब चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही है, न्यू एज कंपनीज, बट काफी पुराने जमाने के जो लोग हैं, दे कैन नॉट थिंक दैट भाई समय आ गया है, युवा पीढ़ी को जो ज्ञान है, जितना एक्सेस है, तो सिंपल सा है यार। और उसका भी रीज़न है, देखो क्या था कि आज से 4 साल पहले अगर आप बात कहते हैं तो 4 साल में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। हम 4 साल में 10 गुना आगे बढ़ चुका है भारत, थैंक्स टू जियो। नॉट प्रमोटिंग जियो, लेकिन जियो के पहले हमारा एवरेज कंजम्पशन इंटरनेट का 153 MB होता था, अब 15.3 GB हो गया है एवरेज मंथली कंजम्पशन। ये 15.3 GB, आई नो 90% लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखने के कि रसोड़े में कौन था और ये सारी चीज़ें था, कच्चा बादाम बिल्कुल इन सब में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उसमें से 2% ऐसे लोग हैं जो जाते हैं हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड के फ्री में चैनल्स हैं जो कोर्स दे रहे हैं, वो जो इस तरह के पॉडकास्ट दे रहे हैं जिनका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। बाकी सब ये लगे हुए हैं खींचा तानी, कमेंट बाजी, ये सारी चीज़ों में, नेगेटिविटी में। लेकिन कुछ लोग हैं समझदार, तो दैट इज एक्चुअली अपग्रेडिंग योरसेल्फ एंड स्केल बढ़ाते जा रहा है। तो ये वाली चीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं लेट्स होप, आई एम वेरी होपफुल कि इंडिया एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल, आई एम श्योर वी आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। अपने पास कुछ कीवर्ड्स हैं आजकल जो बहुत चलते हैं,
अब निवेश के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होना चाहिए एक इन्वेस्टर का? एक तो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है डिफेंस, थर्ड इज़ डेटा जो सोशल मीडिया से जनरेट हो रहा है, और चौथा है क्रिप्टो विच इज़ ऑल्सो बिग कीवर्ड। इन चारों में से किस में इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे सही है? शायद गलत सवाल है, पर शायद कम रिस्क वाला है। चलिए मैं इसको आंसर करता हूँ। डिस्क्लेमर, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैं सेक्टर के हिसाब से बात करूंगा। स्वाभाविक सी बात है, जो लोगों ने ये सवाल अभी तक सुना होगा वो सोचेंगे मैं एआई बोल दूंगा जी, कोई सोचा होगा डेटा बोल दूंगा। आपने निवेश के हिसाब से और भारतीय के हिसाब से बताना है मेरे को, क्योंकि मैं देखो अगर विदेशी के हिसाब से बताना है तो विदेश में तो इतनी किताबें लिखी हुई हैं, आप वही पढ़ लो, और विदेश में आप निवेश करोगे नहीं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो कुछ एक लिमिट है। करना भारतीय है शेयर बाजार के हिसाब से, मैं कहूँगा डिफेंस। समझाता हूँ, ठीक है। पहली बात है कि डिफेंस का वैसे भी आज से 6 साल पहले तक बेस काफ़ी लो था। वी हार्डली हैड मच लिस्टेड कंपनीज, यहाँ पर हार्डली लिस्टेड कंपनीज थी जहाँ पर कि आप देख सकते हो कि मैं निवेश करूँ डिफेंस में, दैट इज नंबर 1 जी। दूसरी चीज़ क्या हुआ है कि डिफेंस एट प्रेजेंट हमारे जीडीपी को 2% कंट्रीब्यूट करता है, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाने की बात चल रही है। तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस की चीज़ों का इंपोर्टर दुर्भाग्यवश एट प्रेजेंट इंडिया है। 9.8% का हम इंपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं 86 कंट्रीज़ को, इटली, मालदीव्स, इस तरह से, लेकिन हम इंपोर्ट इतना ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कहीं 1.5%, 2% के आसपास। 98% बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। तो इवेंचुअली क्या हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स करी, और उसी के चक्कर में ये डिफेंस स्पेस लास्ट 5 साल से काफ़ी बजिंग हो गया जी। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा देश अब सेल्फ सफिशिएंट धीरे धीरे बनना चाहता है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज जी। वो ये देख रहा है कि कल को ऐसा ना हो कि ये पड़ोसी पाकिस्तानी और चीनी लोग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो जाए कि कल को अगर युद्ध वाली कोई सिचुएशन बन जाए तो ये उठा के कुछ ऐसा ना फेंक दें कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। जी जी। थोड़ा आम भाषा में आप मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की बात, मेक इन इंडिया की कंसेप्ट बात कर रहे हैं, जिसको खुद ये 9.8% के एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करना है जो हम बाहर भेज रहे हैं, और इंपोर्ट्स को कम करना है 9.8% को जो हम बाहर भेज रहे हैं, बाहर से आ रहा है, और हमको बाहर ज़्यादा देना है और अपने पास रखना है जी। तो डिफेंस सेक्टर अभी ऐसा हो गया, लोगों को लगता है कि ओवरहीटेड है। हाँ, वैल्यूएशन वाइज हो सकता है हो। वैल्यूएशन वाइज मैं इसको कैसा देखता हूँ कि 1998 और 1999 2000 के आसपास जो इन्फोसिस के साथ हुआ था, 98-99 में क्या हो गया, .com बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था अक्रॉस द ग्लोब, सबको पता है। उसी के बाद .com बबल बस्ट हो गया। एक समय पर ऐसा हो गया कि वैल्यूएशंस पूरी तरीके से बढ़ गई थी, लेकिन जो सेल्स हो रही थी वो 60% डाउन हो गई थी। तो मार्केट कब तक आप उसको टिका के रख सकते हो, तो इसलिए स्लम्प आया था। इसलिए कहते हैं कि भाई आप किस समय मार्केट में इन्वेस्ट करो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेस्टिंगली अगर आपने 99 के आसपास इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया होता तो एट प्रेजेंट आपका CAGR -5% होता, -5% इतने सालों बाद भी। लेकिन आपने 2001 में किया होता तो आपका +6% होता, आप 2004 में करते तो 18% होता। अच्छा। तो ये भी SIP करो, ये लोगों ने बना दिया भैया, कब करो ये भी थोड़ा सा देख लो। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जापान में 25 साल पहले अगर आपने करा होगा इंडेक्स फंड में SIP, तो आपका रिटर्न 0 था 25 साल तक, क्योंकि उधर का मार्केट ही पीक आउट हो गया था, परफॉर्म ही नहीं किया था। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसलिए कुछ लोग वो भी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, नेगेटिव नहीं, जो सच है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाती है। तो डिफेंस पे अगर मैं बात करूँ तो हमें इंपोर्ट की डिपेंडेंसी घटानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। ये चीनी और पाकिस्तान वाला जो मैंने सेगमेंट बताया, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं तैयार हो, और सेगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुले हैं अभी एट प्रेजेंट। जो लिस्टेड कंपनीज है वो अलग अलग चीज़ों में है। कुछ हैं जो एरो डिफेंस में काम कर रही हैं, कुछ है वो एंटी ड्रोन मैकेनिज्म में कि भैया ड्रोन्स अगर कहीं पड़ोसी देश भेज दे तो हम उसको डिफ्यूज कर सकें। हाल फिलहाल में लेट पीपल गेस, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने बहुत बड़ा पैसा लगाया हुआ है एंटी ड्रोन फैसिलिटी पे अपने घर के लिए। उसको ये डर है कि मेरे आसपास कोई ड्रोन भेज सकता है आने वाले साल पे, तो एंटी ड्रोन वो स्पॉट करके डिस्ट्रॉय कर देगा ड्रोन को। ठीक है, आप भले गलती से चला दो वहां पर, वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो एंटी ड्रोन फैसिलिटी हो गई। साइमुलेशंस बन रहे हैं, टैंकिंग साइमुलेशंस इन द सेंस एक्चुअल युद्ध से पहले यहाँ पर उसकी तरह सिनेरियो बनाया जाएगा ताकि आप देख सको किस प्रकार से अटैक हो रहा है, किस प्रकार से वो अटैक को डिफ्यूज किया जा सके। तो पूरा प्रैक्टिस मैच खेला जा सकता है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद सबमरीन्स हो गई हैं। तो देयर आर वेरियस सेक्टर्स एंड गुड पार्ट इज कि डिफेंस के ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं,
5-5 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़। सो टॉकिंग अबाउट दैट, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है जी, बट भारत या सरकार को ये चीज़ पता है। देखिए कुछ चीज़ें ना इसमें आपको आइंस्टाइन वाला दिमाग नहीं चाहिए, आप ऑब्जर्व करके भी समझ सकते हो कि हम एक अब उस सीमा पे कि हम चुप नहीं रहेंगे भाई। जी, तुमने हम पे करा वो उरी अटैक के बाद से तो सबको पता चल गया है कि भाई हम जाके तुमको भी चीरेंगे। जी। तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाने के चक्कर में, डिफेंस इज वन सेक्टर स्पेसिफिकली इन इंडिया, सही वैल्यूएशन पर अगर आप लेते हो जहाँ पर आपको दिखता है, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, AI बेस्ड चीज़ें भी वहाँ पर आ रही हैं, किस प्रकार से प्रोटोकॉल्स आएंगे, तो डिफेंस इज वन प्लेस विच आई फील गोइंग एड। अभी हाँ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूड है, लेकिन सही वैल्यूएशन पे जब आपको मिले, कौन कह रहा है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद ही पैसा लगाओ, वेट करो, अपने रडार पे रखो, वॉच लिस्ट पे रखो, अच्छे वैल्यूएशन पे लगे, दिख रहा है ऑर्डर बुक अच्छा है, ज़्यादा वैल्यूड नहीं है, लो आप, सिंपल सा। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। इफ यू हैव टू स्टैक रैंक दिस चारों को, के पहला केस में, दूसरा केस में, तीसरा केस में, चौथा केस में, प्रायोरिटी देखो सिंपल सी चीज़ ये है, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूँ AI को रैंक करना जाना चाहिए, AI बेस्ड सेंट्रिक कंपनीज ही नहीं है ना जी। AI की अगर मैं बात करूँ, AI को डोमिनेट कर रही हैं केवल US की बेस्ड कंपनीज। US में एज ऑफ नाउ वही है, NVIDIA है जो विच इज काइंड ऑफ लीडिंग इन दैट एंटायर पैक। आप जस्ट इमेजिन करो, US की जो सबसे बड़ी 3 कंपनीज हो गई, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, ये बाकी किसी प्रोडक्ट में NVIDIA के साथ कोलैबोरेट नहीं करिए क्योंकि कॉम्पिटिटर है। AI वाले पार्ट में तीनों ने कोलैबोरेट करके रखा हुआ है क्योंकि इनको पता है कॉम्पिटिशन से नहीं, कोलैबोरेशन से ही हम जीत पाएंगे AI वाला गेम को। अब ये आप AI बेस्ड कंपनीज की बात करो तो वहां पर $17 ट्रिलियन का ऑलरेडी मार्केट US में बन चुका है। चाइना और भी अहेड है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चाइना अहेड है। पता है चाइना में परसेप्शन AI पे काम करना शुरू कर दिया। परसेप्टिव AI ये क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं चाइना कितना आगे। आप सोचो हम लोग कहाँ पर है। आप आज गए ग्रोसरी लेने सुपर मार्केट कोई सा, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, आप क्या करते हो, पहले एक ट्रॉली लोगे, फिर ये ले लिया, आलू प्याज ले लिया, चाय की पत्ती ले ली, बिस्किट्स ले लिए, ये ले लिया, फिर आप एक लाइन में खड़े रहोगे 20-25 मिनट और उसके बाद पे करोगे कार्ड या इससे, फिर वो बाहर वो सर आपका बिल दिखाओ, फिर उसके बाद ये प्रोसेस है। चाइना में परसेप्टिव कहाँ तक पहुँच गया, चाइना में आप जैसे ही कार्ट लोगे आपका फिंगरप्रिंट वो पहले स्कैन कर लेगा। आप पहले जैसे ही रेगुलर रखे हो तो वो पहले ही कार्ट में आपको दिखा देगा, अच्छा आप बिस्किट्स लेते हो, ये लेते हो, ये लेते हो, आप अपना बजट डाल दो, आज मेरा 5,000 रुपये का बजट है, तो आप इतने बिस्किट्स ये वो आपको कुछ ऐड करना है वहीं पर पहले कर दो। हाँ मेरे को आज थोड़ा पाम ऑयल भी लेना ही है, वो आपको पहले डायरेक्शन बता देगा, इधर पाम ऑयल रखा हुआ है, इधर ये रखा है, ये रखा है, वो आपका बकेट वहाँ पे भरना शुरू कर देगा। ठीक है, तो पहली चीज़ है आपका सेफ टाइम हो रहा है यहाँ पर, परसेप्टिव AI। उसके बाद मान लीजिए आपके 4,000 का आपने खरीद लिया है। अब ये बिजनेस के हिसाब से भी सही है, आपके पास 1,000 का बजट बचा है, बाय द वे आपको बता दें उस काउंटर पे ये ऑफर भी चल रहा है जी, और आपके पसंद की चीज़ है, आपने 4 महीने से कंज्यूम नहीं करा है, ये भी देगा। उसके बाद मान लो आप ओट्स खाते हो, वो 3 बेनिफिट बता देगा, बाय द वे आपको पता है साइकोलॉजिकली वहाँ पे खेला है, क्रेजी। उसके बाद आप कार्ड लेके, आपको लाइन वाइन नहीं लगना है, कार्ड स्वाइप करा निकल लिया वहाँ से, कार्ड टैप करा निकल लिया वहाँ से, आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन किया वहाँ से निकल लिया, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, जब अब्रॉड में जाके देखता हूँ बहुत सारी कंट्रीज़ और यहाँ एयरपोर्ट में हमारे इधर कितना ज़्यादा मैन पावर लगता है जी, और आप बाहर जाके देखो लिमिटेड मैन पावर में सारी स्कैनिंग वैनिंग सब कुछ हो जा रही है। दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस आउट देयर, एंड इंडिया धीरे धीरे करके उसको कोप अप करेगा। हम दिस इज डिजी यात्रा इज अ गुड थिंग जो आ चुका है और स्लोली वी आर अपग्रेडिंग, बट ये वाली चीज़ है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द रैंकिंग, अगर आप कहो तो यही है, AI की ज़्यादा कंपनीज हमारे इधर है नहीं, तो टेक्निकली मैं कर नहीं सकता हूँ। सो दैट्स नंबर 4। That would be number 3. 4 would be crypto, because हमारे अगेन टैक्स वाला implications इतना ज़्यादा है हमारे देश में कि लोग हमारे इधर तो रह के कर नहीं सकते, आपको दुबई जाना पड़ेगा, सिंगापुर जाना पड़ेगा या फिर बहामास जाना पड़ेगा अगर आपको सही में क्रिप्टो में अपना करियर बनाना है जी। तो 4th हो जाएगा क्रिप्टो, 3rd हो जाएगा AI, पहला हो गया डिफेंस, 2nd हो गया डेटा। जी, पर डेटा कितना डेंजरस इट इज है अभी। बट मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोलूँ तो पब्लिक स्पेस में हमारे पास उतनी कंपनीज कहाँ हैं जी, US में है, इंडिया में नहीं है जी। नहीं मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डेटा बिजनेस आज कितना डरावना हो गया है। मतलब मुझे याद है मेरे फ़ोन पे बहुत टाइम पहले ना एक ग्रीन डॉट दिखता था, तो मुझे लगा कि ये क्या है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे कुछ आया कि इस पे जाओ, सेटिंग में ये बंद कर दो, अगर ये बंद कर दोगे आप ग्रीन डॉट तो योर फोन विल नॉट रीड वॉट यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर और अंडरस्टैंड। पर अभिषेक भाई नहीं हुआ है इवन टुडे, एंड इट्स कैरी समटाइम्स कि मुझे लगता है कि मैंने अगर कभी दिमाग में भी कुछ सोचा है, मतलब अभी तक मैंने गूगल भी नहीं किया उसको, पर फिर भी फॉर सम रीज़न समहाउ दोज थिंग्स स्टार्ट कमिंग अप एज अ रिकमेंडेशन फॉर मी।
ये कैसे हो रहा है? यार दीज बिग पीपल, बिलियनर्स, वेल्दी पीपल, उन लोगों ने ऐसे ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जो शायद हम अभी सोच भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते. एक बहुत सिंपल से इंसिडेंट बताता हूँ. एक बार मार्क जुकरबर्ग के साथ कोई इंटरेक्शन कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करा कि उनका जो लैपटॉप रखा है उसके कैमरा के ऊपर टेप लगा हुआ है. लैपटॉप का जो वो होता है उस पर टेप लगा है. बाद में किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई ये क्या था, तो बोले कि द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आज आपका लैपटॉप भी सेफ नहीं है, बिकॉज आपका लैपटॉप आप मैक्सिमम टाइम अपने पर्सनल अरीनाज में लेके जाते हैं, प्राइवेट प्लेसेस पे लेके जाते हैं, तो वो बंद होने के बाद भी अगर कोई चीज़ डेटा फेच कर रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये किसको भेज रहा है आपको पता नहीं चलेगा. तो मार्क ज़करबर्ग डजंट वांट टू टेक रिस्क. आप लोग भी जो लैपटॉप में शायद ये व्यू कर रहे हो, अगर पर्सनल उसमें रख रहे हो, एंड अब कुछ ऐसी चीज़ें उसके सामने हो रही हैं, कर रही हैं, बेडरूम से लेके जा रहे हो, कहीं पे लेके जा रहे हो, यू नेवर नो दैट डेटा इज गोइंग समवेयर और अदर. दैट्स द स्केरी पार्ट. सो इट्स AI बात कर लो या इंटरनेट ऑफ थिंग्स बात कर लो, इसके जितने पॉजिटिव साइड्स हैं उतने नेगेटिव साइड्स भी हैं. सो देर आर थिंग्स विच आर हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. पहले लोगों को लगता था सबसे बेकार चीज़ इस दुनिया में सिर्फ डार्क वेब है, लेकिन फिर लोगों को रूबरू हुए AI की पावर से भी, और फिर उनको देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं. तो टुडे एक हाल फिलहाल में कितना डेंजरस हो सकता है, नॉट अ रिकमेंडेशन बिकॉज इतनी भी अच्छी नहीं, बट एक पार्ट देखने के लिए समटाइम्स आई वॉच सीरीज एंड मूवीज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, माइंडसेट क्या चल रहा है. तो एक वो कौन है, एक एक्ट्रेस जो स्ट्रगल करती रहती है, अनन्या. सो अनन्या जी की एक सीरीज अभी एक आई है जिसमें वो दिखाया हुआ है कि भाई AI टूल यूज़ करती हैं अपने बॉयफ्रेंड की सारी मेमोरीज को डिलीट करने के लिए, एंड किस प्रकार से वो पूरा टेक ओवर करके एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी और ये सारी चीज़ें बनता है. That could be the reality. So the thing is, ये डेटा जाता कैसा है exactly saying is very difficult, but back root में it is AI, it is data perseverance, it is some technology which they are using जो समझ नहीं आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा. और यही आज प्रूव करता है जो हमको बचपन में एक निबंध लिखने मिलता था ऐसे, विज्ञान अभिशाप है या वरदान, ये हर स्कूलों में होता था इंग्लिश में या हिंदी में. तो भाई वो दूसरा साइड अब आने लग जी. साइंस इज अ बून और अ कर्स. एब्सोल्युटली. ये सबका मेरे हिसाब से यूनिवर्सल, हर इंडियन स्कूल में ये वाला ऐसे तो रहता ही था. तो बस तो देयर आर कर्स टू साइंस आल्सो, बट व्हाट यू अंडरस्टैंड इज थोड़ा बच के रहो अपने फोन पे ज़्यादा. हाँ, मतलब लैपटॉप एंड इवन जो लोग ये व्यू कर रहे हैं, आप में से काफ़ी लोगों के दोस्त लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि इनकॉग्निटो मोड पे अगर हम कुछ देख रहे हैं, मतलब पारिवारिक मूवीज़ देख रहे हैं, तो वो किसी को पता नहीं लगे, उसका भी डेटा निकल जाता है. अच्छा, वो डेटा भी सेफ नहीं है, वो डेटा निकल जाता है. तो अगर आपको लग रहा है आपके परिवार आपकी गर्लफ्रेंड नहीं पकड़ सकती है, सब पकड़ सकती है, आपकी बीवी भी पकड़ सकती है, तो अगर आपके कोई दोस्त है इनकॉग्निटो मोड वाले, उनको थोड़ा सतर्क कर लीजिए कि आप जो पारिवारिक मूवीज देख रहे हो वो भी दिख जाएंगी. देयर आर वेज जिससे कि यू कैन रिमूव अ फ्यू थिंग्स, बट दिस इज जो अपने आप को हाइपर स्मार्ट समझते हैं कि हमारा डेटा सेफ है, सब कुछ है. इसलिए मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब मैं आई डोंट कैरी माई पर्सनल लैपटॉप to any of my trips, business trip हो कुछ भी हो. This is shocking, but I don't take it because they are tracking data, privacy. Correct. And वो एक secured, in fact you wouldn't believe, मतलब वो लॉकर टाइप में रह के जाता है मेरा वो लैपटॉप, that one, because of the things, the stuff, financials, everything. एंड हम तो जिस तरह का इस वीडियो देख के लोग समझे होंगे जिस स्टेप पे खतरा लेते हैं जी, तो जरूरी है कि ये हम अपना अकाउंट लैपटॉप पे चेक करते हैं, हम उनमें पैसे कितने हैं वो लैपटॉप पे चेक करते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं कहीं ना कहीं कंपेयर टू एंड्रॉयड iOS प्रेफर करता हूँ. मैं iOS का फैन नहीं हूँ. अच्छा. But iOS security, no doubt, is much better. You wouldn't see much instances of hacking. You wouldn't see much instances of, viruses. ये एक reason है क्यों I'm not a big fan of iOS, क्योंकि space जब देखो ख़त्म हो जाती है, कुछ भी कर लो. But this is the only reason. और दूसरा reason है कि because I keep on traveling. और बाहर जाओ या कहीं पर जाओ, सबके पास आईफोन रहता है, तो एयर ड्रॉप ईसी होता है. तो दैट इज़ द ओनली रीज़न. अदरवाइज दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई काफ़ी बड़े लोगों का, अब आपको समझ में आ रहा है कि बड़े लोग क्यों एंड्रॉइड के साथ साथ आईफोन भी हमेशा रखते हैं. उनके सेक्रेटरी के पास एक आईफोन तो रहता ही है. करेक्ट. क्या ये कारण है कि इलॉन मस्क ने एक्स खरीदा, डेटा? यस, इट इज़ वन ऑफ द रीजंस. देखिए क्या हुआ था, जैसे अगर फेसबुक मेटा की बात करें, तो 2018-19 में बात आई थी कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला, जो डेटा लीक हुआ, जिसके चक्कर में कहा जाता है डोनाल्ड ट्रम्प 2016 के इलेक्शन जीते थे. ठीक है. रॉबर्ट मर्सर करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने सारा इनको पूरा डेटा प्रोवाइड करा था, किस तरह से था. तो इलॉन मस्क ने ना पहले सिर्फ 9% का स्टेक लिया हुआ था ट्विटर पे,
और उसके बाद खुद ही वाद विवाद में फंस गए और वो $45 बिलियन के आसपास इनको पूरा खरीदना पड़ा। इन्होंने कहा तो ये था कि भाई मैं 3 रीज़न के कारण ले रहा हूँ, एक तो बॉट्स बहुत है, मैं बॉट्स क्लीन करना चाहता हूँ, दूसरा मैं ओपनवेयर बनाना चाहता हूँ ताकि जिसको जो बोलना है, जो देखना है, जो समझना है वो आके देख सकता है, अपने हिसाब से एल्गो सेट होगा, और तीसरा बहुत नरेटिव सेट होते हैं, मैं उसको हटाना चाहता हूँ। बट आके उनने करा क्या, सबसे पहले आके डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट वापस जिंदा कर दिया। दूसरी चीज़ है फीचर्स ऐसे ले आए, एज ऑफ नाउ व्हेन यू आर व्यूइंग, ब्लॉक अगर आपने किसी को किया हुआ है, आप टेक्निकली उससे दूर रहना चाहते हो, लेकिन अगर आप ब्लॉक कर रहे हो किसी को ट्विटर पे, एक्स पे, तो ब्लॉक तो कर दोगे लेकिन उसको आपके सारे ट्वीट्स दिख सकते हैं। जी करेक्ट। तो ये अभी हाल फिलहाल के नोटिफिकेशन आए, क्योंकि उनको पता है सबसे ज़्यादा विवाद से ही उनके रेवेन्यूज बढ़ने हैं। आते ही उनने मोनेटाइजेशन चालू कर दिया कि भैया टिक ले लो और मोनेटाइज हो जाओ, पैसे स्टार्टिंग में अच्छा पे आउट दिया, उसके बाद कोई खासा पे आउट है नहीं उसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो बेसिकली उन्होंने मोनेटाइज करने की कोशिश करी है, डेटा ओन करने। देखिए अगर एक तरीके से आप जस्ट इमेजिन करो, आपको दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब कहाँ है, ये यूट्यूब पे नहीं है, इंस्टा पे नहीं है, ये एक्स पे है। बिल्कुल। तो अगर आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ खेलना है, अगर क्यों वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूएस का जो अगला इलेक्शन आएगा, अगर मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का ओनर हूँ, मेरे पास सारे सेंसिटिव डेटा है कि लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पसंद है, ये डेटा मैं एक कैंडिडेट को प्रोवाइड करता हूँ, जो कैंडिडेट उस इलेक्शन को लड़ने वाला है और उसके वैलिड पॉइंट से वो अपना कैंपेनिंग करता है, वो जीत जाता है, तो कल को मैं ये कह सकता हूँ ना कि भाई ईवी के लिए सब्सिडीज़ निकाल दो, स्पेस में अगर मेरे को कोई अगर किसी को भेजना है स्पेस पे शटल्स भेजने, तो मेरे लिए सब्सिडीज़ निकाल दो। तो दिस इज, एंड ये रशिया से इन लोगों ने लिया हुआ है, दे आर टेकिंग द कार्ड्स फ्रॉम रशिया, रशिया में ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो अच्छा, दे आर ट्राइंग टू, सो बट डेटा इज नो डाउट द फ्यूल, स्कैरी, बट मोर स्कैरी इज एआई। हाँ, AI is definitely, deep fake तो is just a layer। बैंगलोर में आप जाते हो, बैंगलोर में जहाँ पर बोलते हैं सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, बिकॉज इंडिया का सिलिकॉन वैली उसको कहते हैं, वहाँ पर लास्ट 6 महीने में 600 करोड़ का स्कैम हुआ है। वो एक डिलीवरी एजेंट होता है, वो OTP लेता है और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट कर देता है। लेट पीपल गेस व्हाट इज दिस डिजिटल अरेस्ट। 600 करोड़ का स्कैम, ये सारे IT प्रोफेशनल टेकीज जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी बोले जाते हैं, and with the help of AI, this is done। तो AI is definitely scary, you never know। आप just imagine करो AI कितना scary हो चुका है। आपकी अगर मान लो आपके बैंक के मैनेजर से 3 महीने में ही एक बार बात होती है, 2-3 महीने में एक बार बात होती है, तो जस्ट इमेजिन AI इतना सेट हो गया है, वो फ़ोन करेगा कोई कल्प्रेट, आपकी आवाज़ में बात करेगा, अरे भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा और इस पे ट्रांसफ़र कर दो, ये मैं सिग्नेचर भेज रहा हूँ, AI वहाँ वो भी कॉपी करके भेज देगा और ट्रांसफ़र हो गया। बाय द टाइम यू गेट टू नो कि अरे भाई सारी चीज़ें तो गायब हो चुकी हैं। जी, सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी। पर ये डीप फेक जो आपने मेंशन किया, कितना हो रहा है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं निकाल सकता? यार गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ा, मेलोडी बना के AI में लोगों ने पूरे इंस्टाग्राम पे पॉपुलराइज कर दिया। मतलब मेरे को कभी कभी लगता है कि शाह साहब कभी कभी रात को व्हाट्सएप पे भेजते होंगे उनके मित्र को, अरे देखो आज ये आया है। मतलब सिंपल सा है, मतलब उनको भी पता है। मोदी जी ने एक बार वार्न भी किया है कि ये थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, बट नहीं कर सकते। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही क्या है, वो दुनिया को देख के परख के अपना खुद इंटेलिजेंस बढ़ाया जा रहा है। सो यू डोंट नो किस लेवल तक वो जा सकता है, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पर ये सोर्स नहीं पकड़ा जा सकता कि ये कहाँ से निकल रहा है? यार सोर्स पकड़ते पकड़ते तक 100 और दूसरे सोर्स दूसरे कारनामे कर देते हैं ना। यू कैन नॉट कंप्लीटली हिंडर। इंडिया में तो भी रिलेटिवली थोड़ा कंट्रोल में है, बाहर का तो स्थिति बहुत खतरनाक हो रहा है। सो वी आर इंडीड लिविंग इन अ स्कैरी यूनिवर्स। इनफैक्ट मैं ये आज डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ, अगले 9 साल में भारत में इतनी बेरोज़गारी हो सकती है जितना लोगों ने सोचा नहीं है, अगर हम लोग AI के हिसाब से अडेप्ट नहीं करें। 9 साल में इतनी बेरोज़गारी हो जाएगी जो लोग सोच भी नहीं सकते। AI ऑलरेडी लोगों को रिप्लेस कर रहा है। बिल्कुल। पहले सिर्फ मैकेनिकल काम करने वाले टाइपराइटर्स को वो कर रहा था। अब अगर आपके पास यूनिक नीश नहीं है, भूल जाओ, आप सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल। 9 साल में बहुत, अभी बेरोज़गारी के तो थोड़े आंकड़े आप देख रहे हो, वो बेरोज़गारी के आंकड़े और बढ़ने वाले हैं जी। सो वन हैज़ टू बी लिटिल केयरफुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। द वंस हु आर स्मार्ट, हु आर क्रिएटिव, हु आर हार्ड वर्किंग, हु विल गो द एक्स्ट्रा माइल, वो लोग टिकेंगे जी। या फिर अगर आप सरकारी नौकरी में हो जी, क्योंकि उधर निकालना मुश्किल है। अब उनने भी अगर AI लगवाने सिस्टम चालू कर दिए फिर तो भाई भगवान ही बचाए आपको। जी जी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि AI से लड़ो मत, उसका कंप्लेन मत करो, अडेप्ट करो, क्योंकि दिस इज द वे फ्यूचर नाउ। दिस इज द फ्यूचर एंड नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जी जी। मैंने अभी बहुत जगह पे सुना, कहीं पे पॉडकास्ट पे सुना, इंटरव्यूज पे सुना, रील्स पे देखा कि लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। क्या स्टॉक मार्केट सच्ची क्रैश होने वाला है? रियलिटी ये है कि शेयर मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब क्रैश करेगा ये केवल 2 लोगों को पता है।
एक है भगवान और दूसरा है झूठा इंसान। किसी को नहीं पता जी। होने के बाद सब बोलेंगे, किसी को नहीं पता। द रीज़न इज बिकॉज ऑफ द अनइंटेंडेड फ्लोज। अनइंटेंडेड फ्लोज हमारे देश में बहुत बढ़ गए। इसका अर्थ क्या है, आज अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के किसी कर्मचारी को पूछो या पब्लिक कर्मचारी को पूछो कि भाई तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है, बोलेगा SIP करता हूँ। बोले SIP करो, बहुत बढ़िया। तो कौन से प्लान में करो, क्या करो, बोले मेरा एजेंट देख रहा है। ठीक है, क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है उनको। बस ये चीज़ अब पता चल गई कि SIP एक अच्छी चीज़ होती है, तो SIP करें। उनको ये भी नहीं पता कि वो इक्विटी मार्केट में जा रहा है, बॉन्ड मार्केट में जा रहा है, डेट मार्केट में जा रहा है। जो टोटल EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का $8 बिलियन में से 1% हर महीने जाता है अनइंटेंडेड फ्लो से। लोगों को पता नहीं है। जो लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा वापस जा रहा है SIPs में। तो हमारे पास इतने जो लोग सोचते हैं ना कि मार्केट पूरी दुनिया हिल जाती है, हम क्यों नहीं हिल पा रहे हैं जी। क्योंकि हमारे पास अनइंटेंडेड फ्लो अगर इसी रेट पे चलते रहे तो हमारे पास 4 साल का अनइंटेंडेड फ्लोस चलता जा रहा है जिस स्पीड में चल रहा है। मतलब लोगों को आप आसपास अपने आसपास लोगों से पूछो, SIP सब कर रहे हैं, बट प्योर लॉजिक किसी को नहीं पता। बस ये पता है कि किसी ने बता दिया कि लंबे अवधि में 15% से बढ़ जाएगा, जबकि हिस्टोरिकली तो इट इज नेट एडजस्टेड 12% है, बट ठीक है 12 भी इज गुड। 15% चढ़ जाएगा, किसी से सुना है सोशल मीडिया पर, तो वो हर महीने कटा रहे हैं। तो वो हर महीने, आप बताइए, हर महीने जो 13,000 करोड़ रुपए है वो फंड मैनेजर के पास आएगा, तो उसको लगाना तो है ही। तो वो लगाएगा कहाँ? टॉप 25 कंपनीज में, टॉप 25 मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में है, SIPs में है, तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है जी। तो इतना बड़ा क्रैश जब तक मैसिव रिडम्पशन नहीं होगा, अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। कि 2020 के बाद लोगों का अवेयरनेस, लोगों का SIP की तरफ झुकाव, लोगों का ये समझना कि ये जितने इन्फ्लुएंसर स्क्रीन पे आके दुनिया भर को ये कहानी बताते हैं कि भैया अगर 15,000 रुपए की तुम SIP अगले 13 साल तक करोगे तो तुम 1 करोड़ बनोगे, वह 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, करोड़पति बन जाओगे, वो झूठ है। क्योंकि 1 करोड़ रुपए तो आपके तब एब्सोल्यूट वैल्यू में बढ़ेगा। इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करोगे CPI के साथ, तो उसकी वैल्यू उस समय पे 13 साल बाद 42 लाख रुपीज़ होगी। तो आज जो 42 लाख में मिल रहा है, आप नोशनल वे में 1 करोड़ के हो जाओगे। मतलब ये वही बात होगी कि वड़ा पाव जब मैं मुंबई में आज से 11-12 साल पहले खाता था, तो 12 साल पहले तो 6 रुपये 5 रुपये में मेरे को मिल जाता था। और मैं दादर स्टेशन पे उतर के 3 रुपये में मेरे को लेमन सोडा मिल जाता था, और 4 रुपये नहीं, ऑरेंज वाला महंगा रहता था, 1 रुपये महंगा रहता था, वो 4 रुपये में मिल जाता था। वही वड़ा पाव आज 16 रुपये का हो गया है मिनिमम, 15-16 रुपये का। अच्छा और कहीं पे चले जाओ तो 20-25। तो ये सर, तो वही वाली चीज़ हो जाएगी। वही वड़ा पाव तब 70 रुपये का हो जाएगा। तो आप लोग ये सोचो और महंगाई बढ़ गई, महंगाई, दिस इज इन्फ्लेशन। सो लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, दैट्स वाई पीपल हैव बिकम स्मार्ट। US में इसी तरह 1980s में 401k का एक वो आया था, ऑप्टिमिज्म आया था, 401k में पैसा डालो 401, तो वही SIP कल्चर अभी इधर आ गया है, विच इज़ गुड। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में, सॉरी टू से दिस थिंग, हमारे देश में जो एजुकेट करता है, जो सिखाने आएगा, उसको लोग गाली देंगे। जो एंटरटेन सिर्फ करेगा छपरीगिरी से, उसके लोग बावले होते जाएंगे। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि जो एजुकेट कर रहा है उससे समझने की कोशिश करो, क्रक्स समझो ना पहले सिंपल सा, और अपना रिसर्च करो। तो हमारे देश में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अनइंटेंडेड फ्लोज पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं। दैट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी चीज़ है कि इसी के चक्कर में और एक चीज़ हो रही है हमारे देश में। अब ये इस एंगल से लोग सोच नहीं रहे। एक बात बताइए, आपके जो परदादा होंगे उनकी फैमिली साइज कितनी बड़ी होगी अप्रॉक्स? मतलब into 3 of what we have right now. करेक्ट, 15-20 लोग होंगे। दादाजी 15 हो गए, फिर आए 10 हो गए। बिल्कुल। अब यूजुअली सिटी साइड में जाओगे 3-4, एक बच्चा ही बहुत लोग मैनेज कर रहे हैं, दूसरा तो बहुत लोग मना भी करते हैं। बिकॉज आप प्राइवेट ट्यूशन्स कराओगे बच्चे को 4 लाख रुपए साल का टोटल। अगर बच्चे की 15 साल की पूरी एजुकेशन आप करवाने बैठ जाओगे तो 50 लाख तो इधर। गलती से उसने मेडिकल बोल दिया तो किडनी आपकी रखनी पड़ेगी आपको गिरवी, अगर आप उतना नहीं कमाते हैं, या तो फिर टैक्स बचाना पड़ेगा फिर तो अलग अलग तरीका है। सो द थिंग इज द फर्टिलिटी रेट इन आवर कंट्री हैज़ गॉन डाउन। फर्टिलिटी रेट अभी सिर्फ अगर ज़्यादा होगा तो शायद राजस्थान के गांव और कुछ जगह पर है, अदरवाइज डाउन है। वो कॉन्शियस चॉइस लिया है लोगों ने, जो चाइना में 80s 90s में हुआ वन चाइल्ड पॉलिसी टाइप, तो इधर बिना बोले वो चीज़ हो रही है। बिकॉज लोगों को पता है खर्चा पानी इतना बढ़ गया है, भाई एक को ही पाल पोस के अच्छा बड़ा कर लो, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन हैविंग 3-4 किड्स। बहुत कम लोग ये अफोर्ड कर पा रहे हैं, और यूजुअली आप देखोगे फाइनेंशियल स्ट्रेस में वही मिडिल क्लास फैमिली जिनने 3 बच्चे कर लिए और उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ भाई, आपकी साल भर की 50 लाख की सैलरी है, करो 3 बच्चे करो, किसने रोका हुआ है? आपकी साल भर की सैलरी है 10 लाख रुपए, CTC है वो भी, उसमें आप 3 बच्चे करके बैठे हुए हो,
उसमें आप मुंबई में रह रहे हो, उसमें आपने घर भी ले लिया ईएमआई पे, गाड़ी भी ले ली ईएमआई में, कहाँ से टिकोगे? सो ये जो फर्टिलिटी रेट घट गया है, इसके चक्कर में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो थोड़ा सा बच गया है। जी। पहले 2 बच्चे के एजुकेशन में 15 साल में जो 1 करोड़ जाने वाले थे, 50 लाख रुपए बच रहे हैं। जी। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सामने वाला सोचेगा, अच्छा एक बच्चे को तो अच्छे से पढ़ाना है, तो ये मैं कहीं फाइनेंशियल एसेट्स में डालूं। डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हो रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो और सिप बढ़ा रहे हैं। तो पहले अगर वो 5,000 का एसआईपी हो सकता था, तो लोग जो लॉजिक नहीं समझ पा रहे कि इतना एसआईपी कहाँ से आ रहा है, जी। तो ये शहरों से आ रहा है भाई, ये अनइंटेंडेड फ्लोज है, ये इंश्योरेंस से आ रहा है। यही इन्हीं चक्करों में साल भर का $24 बिलियन का हमारा इन्फ्लोज तो रुकना ही नहीं है। अनटिल अनलेस, देखिए हमेशा एक ब्लैक स्वेन इवेंट रहता है जी। अनटिल अनलेस न्यू का आ जाए, या हो सकता है किसी चीज़ की हम बात नहीं कर रहे, मान लो हमारे बात करते करते कोई एलियन आ गया, एलियन ने अटैक कर दिया, अब उस केस में तो एसआईपी इंसान क्या ही करेगा, बोले एलियन आ गया, ये तो जादू आ गया, सबको भागना ही है, तो वो तो अपना सारा पैसा निकालेगा, सिंपल सा है। लेकिन खैर एलियन राज करने लग गया तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। जी, बिल्कुल। तो वो तो बोलेंगे भाई धूप इज द करेंसी, जो धूप लाएगा वही है, तो पॉइंट वही है। तो मुझे नहीं लगता, मेरा मानना है इतने जल्दी आसानी से क्रैश नहीं होगा। और इनफैक्ट मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि अपनी एसआईपी मत रोकिए। जब मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा तब नहीं बनता जब मार्केट में दिवाली है, सबसे ज़्यादा पैसा तब बनता है जब आप तब पैसा डालते हो जब मार्केट में दिवाला है, जब सारी चीज़ें गिरी पड़ी है ना, तब अपने एसआईपीज बढ़ा दो, स्टेप अप एसआईपी करो, एसआईपी को 10% से बढ़ा दो जी, तब आप रियल वेल्थ बना पाओगे। सिंपल सी बात है। मैं एक्चुअली यही पूछ रहा था क्योंकि मैंने थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन नोटिस किया आप एसआईपी को ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एसआईपी स्मार्टली करो, हर क्वार्टरली उसको रिव्यू करो, हर क्वार्टर। आप बोलोगे क्वार्टर क्यों, एनुअल क्यों नहीं? पहले अगर आप मुझसे ये 4 साल पहले पूछते मैं बोलता एनुअली करो जी। अब मैं क्वार्टरली, क्योंकि दुनिया जिस स्पीड से बदल रही है यार, 4 साल का ग्रोथ भारत 15 साल का ग्रोथ 4 साल में भारत अगर देख रहा है, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी तो बदलनी चाहिए। जी। 5 साल पहले जैसे मैंने बताया डिफेंस सेक्टर की कोई बात नहीं करता, सब डिफेंस आ गया ना, इमर्ज हो गया, सेक्टर आ गए, कंपनीज आ गई, एसएमई में लिस्टिंग पे लिस्टिंग हो जा रही है। तो आपको इसलिए हर क्वार्टर एक बार ऑब्जर्व करो, क्या आपका फंड मैनेजर सही कर रहा है, चर्निंग कितने कर रहा है, कितने स्टॉक्स बदल जा रहे हैं, बहुत चर्न कर रहा है, इसका मतलब फालतू का आपका एक्सपेंस रेशियो कॉस्ट बढ़ जाएगा उस चीज़ का, तो उस चीज़ को आपको चेंज करना है। क्या सही में वो फंड, क्योंकि हैरानी की बात आपको बताता हूँ, आज काफ़ी लोग बस ये देखते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स कौन सा है, उसमें पैसा डाल देते हैं। हर 4 साल में 25% ही टॉप 10 परफॉर्मिंग फंड्स वहाँ पर 4 साल बाद टिकते हैं, बाकी सब हट जाते हैं। आपको पता है 2022 में जो सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग फंड था, उसकी आज रैंक 197 है। अच्छा, इतना डिफरेंस। और जो 210 रैंक पे था वो नंबर 1 है, क्योंकि वो जो 210 रैंक वाला था वो इमर्जिंग कंपनीज और डिफेंस टाइप की कंपनीज ले रहा था, तो टाइमिंग सही बैठ गई, तो वो चीज़ चल गई, चला गया वो। समझ रहे हैं आप? तो डोंट बाय इन, तो इसलिए हर क्वार्टर में आप उस चीज़ को देखो, जी। टैक्स मैनेजमेंट करो, हर बार चर्न करने की ज़रूरत नहीं, आपको चर्न करने की ज़रूरत नहीं है। साल भर आप 365 डेज 366 डेज करते हो, 1 लाख तक आपको एग्जम्पशन मिलता है टैक्स के अंदर, इसलिए सीए की ज़रूरत रहती है, तो आप उस हिसाब से उसको शिफ्ट करो। SWP करके एक कंसेप्ट होता है, वी वुड डिस्कस मोर ऑन द सेकंड पार्ट बिकॉज दिस माइट गो बिग, तो उस पर आप फोकस करो। तो आप स्मार्टली उस SIP को अगर करते हो दैट इज़ फाइन। और कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो एवरी मंथ डू इंडेक्स इन्वेस्टमेंट, इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करो, 60% 70% उस पर करो, और 30% आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप इसमें आप करो। प्रॉब्लम है, लोगों ने म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोगों ने ब्लू चिप फंड खरीदा है, 17 अलग अलग AMC कंपनीज की, अलग अलग, किसी ने आदित्य बिरला, कोटक, ऐसा वैसा करके 17 अलग अलग कंपनी के ब्लू चिप फंड्स खरीदे। अरे भाई 80% कॉन्स्टिट्यूएंट तो सेम है जी, तो इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो? फाइलिंग में तुमको ही प्रॉब्लम हो रही है, मर्ज करो ना, एक ही लो ना, अच्छा कोई सा ले लो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है और उस पर निवेश करो। तो आई एम नॉट डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम डूइंग SIPs, क्योंकि मेरे डिस्करेज करने से होगा नहीं। अनइंटेंडेड फ्लोज मैं बता चुका हूँ, 18-20 हज़ार करोड़ कहीं नहीं जा रहा, वो तो आना ही है हर महीने का, 12 कुछ नहीं तो 12,000 करोड़ रुपए आना ही है जी। जब तक कोई ऐसा नहीं हो। तो अपना SIP कंटिन्यू करो, बट अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाते जाओ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिर्फ इस बेसिस पे मत रहो। हमने आज पूरा कॉन्वर्जेशन में जो बात करा, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि सिर्फ पैसिव इनकम बनाओ, अपने एक्टिव इनकम बनाओ, सिंपल सी बात है। शाहरुख खान की बात करी, वापस आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल हाउ स्मार्ट ही इज। मूवीज से एक मूवी से 5, 10, 20, 50, आज तो 60, 70, 100 करोड़ ले रहे हैं, वो कमाया। उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, मेरे को और बनाया, क्या करें, प्रोडक्शन हाउस ज़्यादा चल रहा है, मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूँ, रेड चिलीज बनाया जी। उनको देख देख के बाकी लोगों ने भी कर लिया। आमिर खान जी की भी है, अक्षय कुमार जी की भी है, अजय देवगन जी सब की बड़े भी है, एक्टर्स सारे सब की है। बोले हम ही बनाएंगे, हमारे मेन तो हम ही है, हमारे चेहरे पे हम ही पैसा नहीं लेंगे तो पैसा उधर बच गया। हीरोइन का लाना, हीरोइन हमेशा यंगस्टर ले आते हैं वो लोग, हमारी उम्र से आधी उम्र वाली ले आते हैं, लोगों को भी पसंद आ जाता है, लोग हीरो के नाम पे चाह रहे हैं, पैसा अच्छा कमाया, सारा पैसा इनके पास आता है, प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पर हो गई। प्रॉफिट भी नहीं भी बन रहा है तो OTT को बेच दो। आपको तो पता है, आप इस बिजनेस के ही हो जी।
क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, कुछ सालों पहले ना कुछ नाम बहुत बाहर आते हैं। हर्षद मेहता जो बहुत पॉपुलर नेम है, राकेश झुनझुनवाला जी जो बहुत पॉपुलर नेम है। आज के समय में ऐसा कौन है जो स्टॉक मार्केट जीनियस है, जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड तोड़ फोड़ काम कर रहे हैं? सच बताऊं, ऑफिशियल उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी फिलहाल नहीं है जो राकेश झुनझुनवाला जी या राधाकिशन दम्मानी जी हैं, लेकिन उनका भी अभी मेजर इनकम डीमार्ट से आता है, वो नॉट आता है। आज के समय पे दुर्भाग्यवश हमारे देश में राकेश झुनझुनवाला जी के स्टेचर का कोई भी नहीं है। उसका रीज़न है, राकेश झुनझुनवाला जी बहुत बड़े रिस्क टेकर थे जी। मधु जी का बजट आ रहा है, 3 करोड़ रुपए लगाया। एक ट्रेडर एक बजट के पहले 3 करोड़ रुपए लगा रहा है, अगले दिन सुबह उठ रहा है 20 करोड़ रुपए बन रहे हैं। लेट 80s की बात कर रहा हूँ। ये पॉसिबल तभी है जब बंदा पूरी खतरनाक वाली रिस्क ले सकता है जी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई मैंने सारा पैसा इसलिए लगाया था क्योंकि मेरी बीवी अच्छे बड़े घर से आई थी और AC वाला घर देना था उसको, इसी चक्कर में करा हुआ था। सो द पॉइंट इज, उतना बड़ा रिस्क टेकर, अपॉर्चुनिस्टिक इन द सेंस वो देख रहे हैं ये सेक्टर चल रहा है, इसमें चले गए, ट्रेडिंग से बन रहा है, ट्रेडिंग में चले गए। वो ऐसा नहीं था कि मैंने आज बोला है मैं सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से लूंगा, पी के हिसाब से लूंगा तो ही लूंगा ना। वो अपने समय के हिसाब से अडेप्ट करते थे, ये करना है, वो करना है, वो करना है। उन्होंने मूवी प्रोडक्शन में भी तो पैसे डाले थे, इंग्लिश हो गई काफ़ी सारा। वो कुछ PMS कंपनीज के कंसल्टेंसी बोर्ड में भी थे, अल्केमी कैपिटल के कंसल्टेंसी बोर्ड में थे जी। मुंबई में उन्होंने एक पूरा घर तोड़ के घर बनवा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली तब तक वो रहे नहीं, बट उन्होंने जुहू के पास काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी गए थे। दैट वाज फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो राकेश जी जिस प्रकार का रिस्क लेते थे उस तरह का रिस्क टेकर अभी है नहीं। देर आर गुड इन्वेस्टर्स आज के समय में, विजय केडिया साहब हैं, डॉली जी हैं, मुकुल जी हैं, यूट्यूब पे नहीं, वो तो हमारे दोस्त हैं, एक और मुकुल जी हैं जो 3000 करोड़ के ऊपर हैं, बट 50,000 करोड़। और जिस तरह का कंपाउंडिंग आपको मैं बताता हूँ कि अगर राकेश जी और 16 साल, राकेश झुनझुनवाला और 16 साल अगर जीवित रहते तो जिस स्पीड पे वो कंपाउंडिंग कर रहे थे, वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ देते। क्या बात कर रहे हो, वाह। वो स्पीड छोड़ो, अगर 16% से भी उस लेवल से कंपाउंड होते तो पीछे छोड़ देते। दिस देखिए, वॉरेन बफेट बिकॉज 80 ईयर्स का कंपाउंडिंग है उनके पास। जी जी बिल्कुल। ये इतने जल्दी जो कंपाउंड कर रहे थे, उनके पीक परफॉर्मेंस में राकेश जी 60% से कंपाउंड किए जा रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे, धनाधन 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 धनाधन। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उस तरह का रिस्क टेकर जिस तरह का राकेश झुनझुनवाला जी थे, अब वो तर्क है सही किया गलत किया, कैसे किया, क्या किया, अपॉर्चुनिस्टिक थे उनने। बैंगलोर के आप जाएंगे, रैंचेस में जाएंगे, तो उधर आप बोलोगे कि भैया ये हॉर्स घोड़े जो दौड़ते हैं सबसे ज़्यादा पैसा कौन लगाता है, तो लोग आज भी ये कहते हैं कि भैया एक ट्रेडर था जिसके पास 50,000 करोड़ था, वो घोड़े के बेटिंग में सबसे ज़्यादा पैसा लगाता था। जी। क्रिप्टो लोगों को लगता है वो दूर रहे थे, he wasn't 2000। अब इंटरेस्टिंगली 2009 या 11 में ये ट्रेडर क्रिप्टो में घुसे थे एंड ही टुक द एग्जिट एट 2017। अच्छा, तो प्रॉब्लम यही है ना कि काफ़ी लोगों को लगता है कि जो गूगल में है बस उतना ही है। करेक्ट। अनलेस यू मेक, जैसे आपको, बिकॉज आप जर्नलिस्ट इतने वर्षों से हो, इतने सारे बॉलीवुड स्टार से मिलते हो, तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें पता हैं, जैसे कुछ आपने बताई और भी हैं होंगी जो बाहर ना मीडिया पे है ना किसी को पता है। बिल्कुल। तो अब लेकिन वही आप किसी को बोलोगे, कुछ को इतनी शॉकिंग लगेगी कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लगेगा, तो आपको लग रहा है तो पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है जी। जस्ट बिकॉज आपने वो चीज़ देखी नहीं है, सुनी नहीं है, आप पहले से तर्क क्यों करते हो? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ज़्यादा जजेस नॉर्मल पब्लिक में बैठे, हर चीज़ में जजमेंट पास करना। और विराट कोहली ऐसा खिला रहे भाई, आपको उधर खड़ा करवा दो, 120 किलोमीटर पर आवर से बॉल आएगी ना जी, तो वहाँ पर आप ठन गोपाला हो जाओगे। जी, सोशल मीडिया पे तो सब जज है। एब्सोल्युटली। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो, तो अभी टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरे हिसाब से उस लेवल का ऑफिशियली कोई बंदा नहीं, अनऑफिशियली है जी। राकेश झुनझुनवाला जी के लाइफ से जो मैंने अभी सीखा, जो आपने मुझे कहा कि नेवर ले ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यस, ये हम कितने सालों से सुन रहे हैं। क्या लोगों ने क्या होगा, वॉरेन बफेट ने बोला नेवर कीप ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट, तो उनको लगा कि सिर्फ ये स्टॉक्स की बात करें, नहीं, इट इज अक्रॉस एवरीथिंग। क्यों? लेट्स से मैं अपना सारा का सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगाता हूँ, 9 अलग अलग जगहों पे लगते हैं मेरे पैसे। इट इज़ सेफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स में, FD पे भी लगाता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज़ में भी लगाता हूँ मैं, कमर्शियल स्पेस पे भी लगाता हूँ, रेंटल यील्ड्स जहाँ से आ सकते हैं। रेंटल यील्ड्स हमारे देश में नॉर्मल बहुत कम है, 2% होता है, लेकिन कमर्शियल पे 6.5-7% है। आई एम लाइक फाइन, ठीक है, इन्फ्लेशन के मैच कर रहा है। क्यों? उसका सिंपल सा रीज़न है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, वही एलियन अटैक हो जाए जी, और पूरा स्टॉक मार्केट उड़ गया जी, तो कहीं तो होना चाहिए। आपने कितने सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, घर की एक पुश्तैनी ज़मीन होती है जिसमें सारा पैसा सेविंग्स का लगा दिया जाता है, वो जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि यार ये तो हमेशा विवादित रह गया, वो खत्म हो जाता है, उनके बच्चे के बच्चे लड़ते रहते हैं और वो कभी जस्टिस ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा पैसा उधर लगा दिया। अगर थोड़ा 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 वो हर जगह पे लगाते हैं, तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि आज के समय पे आप एसेट्स में भी लगा रहे हो एटलीस्ट 3 जगह, एटलीस्ट
3 कोई सा भी जिसके बारे में आपको थोड़ा पता है, समझ सकते हो, आपकी जानकार हैं, उस पे लगाओ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, शेयर बाज़ार में भी और फाइनेंस की दुनिया में भी, कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत जल्दी पैसा बना के देने वाली है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस या तो वो स्कैम है या तो आपके पैसे डूबने उससे डबल स्पीड से। जी। तो कृपया करके ऐसे स्कीम्स या स्कैम्स में ना फंसे जो 21 दिन में पैसा डबल करने की बात करें। जी बिल्कुल, वो तो नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। मैं थोड़ी 2 मिनट पहले जल्दबाजी की, आपने कहा राकेश झुंझुनवाला जी जैसा ऑफिशियली कोई नहीं है, अनऑफिशियली है, थोड़ा हिंट देंगे? अनऑफिशियली चलिए मैं बता देता हूँ। तो एक व्यक्ति हैं गुजरात साइड में, मैं पूरा स्पेसिफिक नहीं जान रहा हूँ कौन सा प्रॉपर लोकेशन में है, गुजरात साइड में है। इंटरेस्टिंगली उनका लिंक मुंबई में भी है। आप बोरीवली में जाते हैं, अब आपको पता है, लोगों को लगता है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा पैसा, एक्चुअल पैसा है बांद्रा में, बहुत लोगों को लगता है। या तो फिर मड आइलैंड के आसपास चले जाओ, इधर है, या फिर जुहू के उस तरफ निकल जाओ। सबसे ज़्यादा पैसा ना इधर एक धनजी स्ट्रीट करके है अराउंड बोरीवली, सबसे ज़्यादा डायमंड मर्चेंट्स वहीं पर घूमते हैं। मुंबई की इस गली में जहाँ पर आप लोग सोच भी नहीं सकते, आसपास नॉर्मल कुर्ता पहन के लोग घूम रहे होंगे, कुर्ता पजामा पहन के घूम रहे होंगे, एवरेज इनकम करीब 50 से 100 करोड़ होगी। इस तरह के लोग भी हैं जी, जो आपको पता भी नहीं चला होगा। जो एक ट्रेन चलती है, लेट पीपल गेस, जहाँ पर कि हर दिन करीब करीब 10 से 12 करोड़ का सामान इधर से उधर होता है। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई भी एक स्टेशन पड़ता है उस चीज़ में, तो उस पर रक्षक रहते हैं, उसमें टीटी भी कुछ नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर ट्रेन में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं इनका बहुत नाम है, मैंने मुंबई वालों को बता दिया, कभी धनजी स्ट्रीट में जाके आप पता करना, शायद इनको पता लग जाए। ये व्यक्ति वो हैं जो ऐसा ट्रेडर है जो आप लोग बोलते हो कि भाई एक ऑपरेटर होता है जो स्मॉल कैप स्टॉक्स को हिलाता है। ये व्यक्ति शर्त लगाते हैं अपने दोस्तों के साथ कि मिड कैप हिला देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, भैया 20-20 हज़ार करोड़ की कंपनी, 15-15 हज़ार करोड़ की कंपनी, पहले आज इस पर सर्किट लगाएंगे। तो लोग कभी कभार आप देखोगे शेयर बाजार में बिना न्यूज़ के, बिना किसी चीज़ के भी कुछ चीज़ें सर्किट मार देती जी, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, कुछ तो ना बल्क डील हुई, ब्लॉक डील हुई, ये लोग शर्त में लगा देते हैं। इस व्यक्ति ने एक बार इनके दोस्त को, ये एक ट्रेडर है, इनके दोस्त को अपने पोजीशंस एग्जिट करनी थी। इनके दोस्त के छोटे मोटे पोजीशन थे, 12-13 करोड़ के, मतलब उनके लेवल के हिसाब से तो बहुत छोटे पोजीशन थे। तो बोले भाई क्या है, बोले यार 12-13 करोड़ के पोजीशन फंस गए हैं, अब सामने वाला ब्याज मांग रहा है और मैंने पर्सनल ना प्राइवेट में उठाया था पर मंथ वाले ब्याज पे, तो क्या करा जाए। तो बोले अच्छा कौन से हैं, बोले ये हैं। तो बोले तो अपने अंदर ही आते हैं, तो एक काम करना, सोमवार को इतने इतने प्राइस पे प्री मार्केट ओपनिंग पे अपना सौदा लगा दो, एग्जिट कर देता हूँ, प्री मार्केट पे ही सारा लगा दो माल, प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन 30% हेयर कट पे निकल जाओगे। तो बोले हाँ उतना भी चलेगा यार, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, 30% हेयर कट पे निकाल दो। तो आप देखोगे बहुत बार ऐसे काफ़ी स्टॉक्स होंगे जो उस दिन का हाई लगाएंगे, उसके बाद 2-3 महीने तक कभी उस हाई तक नहीं पहुँचते। ये बंदे ने उधर लगाया, उसने बोला चल ठीक है उधार समझ लेना तेरे पे, मतलब 6-7 करोड़ का मेरा उधार है, मैं अपना हिट ले लेता हूँ, 7 करोड़ क्या ही जा रहा है। जस्ट टू बिल्ड अप अ कंटेक्स्ट, ये लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है, कुछ ट्रेडर्स के पास, कुछ इन्वेस्टर्स के पास, बिकॉज उनके पास एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसका स्केल हम इमेजिन कर नहीं सकते जी। ये वही लोग हैं जो कभी कभार सुनते हैं। सो फॉर एग्जांपल, और गुजरात में से काफ़ी हैं, एग्जांपल के तौर पे 2015 में हमको लगता है ना कि हमने ये कुछ शादियां देखी, कुछ शादियां तो बहुत बड़ी हुई हैं नो डाउट, लेकिन 2015 में राजकोट से एक रैली निकल रही है, 8 किलोमीटर तक रैली निकली हुई है, 5000 लोग उसमें जा रहे हैं। सारे जानवर जो उसमें, जानवर भी हैं, हाथी वाती घोड़े वोड़े सब हैं, सब सोने से लदे पड़े हुए हैं, हर बाराती को सोना दिया जा रहा हुआ है, ये राजकोट में लगा हुआ है। लोग लेट देम गेस ये किसकी शादी हो रही है। इस तरह के लोग भी हैं दुनिया में। तो देयर इज वन सच ट्रेडर, अगर आप कैलकुलेट करोगे राकेश जी जितना तो वेल्थ नहीं है जी, बट उनके आधे के आसपास। क्रेजी। एंड आप बोलोगे कि भाई ये फोर्ब्स में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं बिकॉज इनके पैसे पब्लिक फंड्स में सिर्फ नहीं है। अभी बहुत चीज़ें मैं बोल नहीं सकता हूँ, जो सीए लोग हमारे भाई बहन ये देख रहे होंगे या जो थोड़ा समझदार है वो समझेंगे कि हमारे देश में तो एज सच, अगर आप बोल रहे हो कि भाई सबसे ज़्यादा रईस तो बॉलीवुड स्टार्स हैं, अगर आप बोल रहे हो कि सबसे ज़्यादा रईस तो बिल्कुल नहीं भैया पॉलिटिशियंस के पास जितना है आप सोच क्या रहा है। जी 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विजय माल्या को वापस क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं अपन? ला ही नहीं सकते, लंदन चले गए, मतलब ला सकते हैं क्योंकि अभी जैसे उनके घनिष्ठ मित्र कौन है अपने, नीरव मोदी, उनके लिए तो थोड़ा बहुत हो गया है जी। बट देखिए क्या है, लंदन सबसे ज़्यादा हमारे तरह से भागते हैं लोग, क्योंकि लंदन के ना रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सही हैं फॉर भगोड़ेज, फॉर एनीबडी। वो सिंपल सा कहते हैं कि भैया आप यहाँ पर कुछ नहीं है, 17 करोड़ रुपए डालो
कुछ भी प्रॉपर्टी लो, कुछ भी लो, यहाँ पे लाओ, तो वहाँ पर ना उनके साथ देशों की ट्रीटी साइन हुई है। एक है एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी है जी, दूसरा उनके साथ है प्रोटेक्शन ऑफ यूरोपियन ह्यूमन राइट्स ट्रीटी। अब इन दोनों को आप समझते हैं कैसा है। तो पहला वाला ट्रीटी ये कहता है कि अगर हमारे देश में कोई बंदा भाग के आता है, वो या तो मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन है, या फिर ऐसा कोई क्राइम किया है जो हमारे देश में क्राइम नहीं समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में गैम्बलिंग इलीगल समझी जाती है, लेकिन वहाँ पर नहीं समझी जाती है। तो अगर इस तरह का बंदा उधर भाग के आता है तो उसको हम पनाह देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, खुद थोड़ी बहुत बात चल रही है जिस पे ये किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन वहाँ पे मिल जाता है। दूसरा चीज़ क्या हो जाती है कि जो यूरोपियन राइट्स वाला चीज़ है, वो ये कहता है कि भाई हमारे इधर कोई अपराधी पकड़ा भी गया है, हम आपके देश तब तक नहीं भेजेंगे जब तक हमको ये तसल्ली नहीं हो कि भाई आपका जेल, आपका प्रिजन और आपकी अमेंडमेंट सारी चीज़ें सही हैं। तो नीरव मोदी ने पहले यही लगा दिया था कि भाई वो पहले कोर्ट ने बोला कि आपको जाना पड़ेगा, दूसरे कोर्ट को बोला कि भाई मुंबई में जिस जेल में रखेंगे वो वेल फैसिलिटीज़ नहीं है, उधर चूहे घूमते हैं, ये करते हैं। तो अब जाके उनको थोड़ा हाई प्रोफाइल जेल जहाँ बड़े पॉलिटिशियन और ये सब करते हैं, ये करके लाने का वो चल रहा है। तो ये जो वो राइट्स को बचाते हैं, ये दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा वो है कि देखिए क्या है, यूके की जब हम बात करते हैं तो यूके में एक्सपेंसिव है सारी चीज़ें जी। यूके वाला बोलता है कि एक कोई भगोड़ा आता है, इनडायरेक्टली वो ये सोचता है जिसके पास 2-3 हज़ार करोड़ की संपत्ति है, वो जब मेरे देश पे आएगा तो वो ट्रैवल को बूम दे रहा है, वो होटल वाले को बूम दे रहा है, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को बूम दे रहा है, तो मैं जब तक मजे ले सकता हूँ ले सकता हूँ। प्लस वहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव होते हैं लॉयर्स जी। आप खुद सोचो, एक लॉयर अगर एक हियरिंग के 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ लेने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रूल है कि जीतने वाली पार्टी ने जितना भी खर्च किया है, हारने वाली पार्टी को पूरा भरना पड़ता है। अच्छा, हाँ, और वहाँ के लॉयर्स इतने पढ़े लिखे हैं यार, ऑक्सफोर्ड के हैं, सारे बड़े बड़े लोग पढ़े हैं। इधर से लोगों ने भेजा कि भाई वापस भेजो, 300 पेज का रिप्लाई चले गया, लो भाई पढ़ते रहो अब लीगल टर्म्स, और आपको तो पता है लीगल टर्म्स क्या रहते हैं, सामने वाला लॉयर परेशान। तो डर ये भी है कि भाई उनके लॉ के हिसाब से अगर हार गए। अच्छा हाँ, दूसरा और एक रूल है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी तरह प्रूव हो गया और नीरव मोदी को इधर लाया गया कि भैया एक फाइनेंशियल स्कैंडल के चक्कर में, जो कि स्पेसिफिक इस क्लॉज के अंदर इनको इधर लाया जा रहा है, इधर भेजा। अगर यहाँ पर इसके जगह पर कोई और कार्रवाई चला दी, अटेम्प्ट टू मर्डर भी चला दिया, तो लंदन वाले वापस ले जाएंगे। जिस चीज के लिए लेके गए हो पहले हमको कंफर्म करो, हाँ। उसी के बेसिस पे तुम इधर कर सकते हो, वरना तुमने ट्रीटी ब्रीच कर दी है। बाप रे। सो घूम फिर के लंदन हैज बिकम अ हब, सबसे ज्यादा काला धन भी उधर ही जाता है जी। आपको पता है लंदन में जो सेकेंड बिगेस्ट हाउस है, वो लोग, आपको लगेगा कोई यूके का बिलियनर होगा ना, वो एक रशियन बिलियनर का है। रशिया का जो सबसे बड़ा केमिकल फर्टिलाइजर की कंपनी चलाते हैं, क्योंकि उनका जितना काला धन है वो सारा उधर जाके उन्होंने सेकंड बिगेस्ट हाउस लेके रखा हुआ है। और पहला वाला कौन सा है, लोगों को गेस करने, तो उनका जनरल नॉलेज चेक कर रहा हूँ। तो पहला वाला तो वैसे भी नहीं हो सकते थे क्योंकि तो पैलेस है। तो ये सोचिए आप, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स व्हाई। और ये लंदन में हो गया था 1960-70s में, जब लंदन ने देखा था, यूके ने देखा था कि यार हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो उन्होंने ओपन आर्म्स से सबको बुलाया जाए, तो वो ओपन आर्म्स कुछ ज्यादा ओपन हो गया। नहीं, गवर्नमेंट का भी तो फायदा हो ही रहा होगा वहाँ पे, वो होता है तभी तो पनाह दे रहे हैं। रीजन इज दैट इज व्हाई यूके इज एक्सपेंसिव। यूके यूएस से ज्यादा एक्सपेंसिव है जी, बिल्कुल सिंपल सा। वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। नॉर्मल इंसान जाएगा, एक भारतीय जाएगा जो हर चीज में गणित करता है, वो जब उधर पाउंड का वैल्यू देखेगा और वो देखेगा कि भैया एक टैक्सी को दूसरे जगह तक ले जाने में 10,000 रुपए लग रहे हैं, वो उसके तो जान पे जान आ जाएगी जी। बिल्कुल, कन्वर्जन में डर लगता है। एब्सोल्युटली, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। विराट जी को पता है कि आधे इंडियंस इस चक्कर में आ भी नहीं पाएंगे, तो जाओ उधर आराम से घूमो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आखिरी सवाल, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई फ़िलहाल सेक्टर है जो आपको लगता है ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, पर लोगों को, डिफेंस की हम बात कर लिए, पर उसके अलावा कुछ और है जो आम लोग जिसको अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ से पैसा बना सकते हैं? ऐसा कोई भी अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है? यार 2 फील्ड है जी जहाँ से बहुत अजीब तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर पे पेट है? नहीं है, ठीक है। आपके आसपास पड़ोसियों किसी के पास होंगे, बिल्कुल आप देखोगे अलग तरह का प्यार होता है। हाँ। क्या आपको पता है कि हमारे देश की सबसे, हमारे देश की नहीं है, आपको पता है हमारे दुनिया की सबसे महंगी बिल्ली म्याऊ का वैल्यूएशन है 8,000 करोड़। क्या बात कर रहे हो। एक बिल्ली है जिसके नाम पे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है, उसका नाम है नाला। हमारे देश में तो अजीब ही साउंड करेगा, बट नाला है। उसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ है। कैसे? इंस्टा पेज आप जाके देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई उनके ओनर ने
देखिए आप सबको पता है इंस्टाग्राम पे लोगों को बड़ा शौक है ये कैट्स डॉग्स ये देखने का, और 2 आप कुत्ते बिल्ली देख लो फिर तो आपके पूरी फीड उसी से भरे हुए हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट इतने सारे प्रोडक्ट लाइन बनाए कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है विदेश में कि उनका पेट उनके लिए इतना बड़ा वैल्यूएशन खड़ा कर चुका है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा एक आम इंसान ने बिल्कुल कि भाई साहब 8,000 करोड़ की बिल्ली, वो बिल्ली की क्या वैल्यू है, मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उससे ज़्यादा वैल्यू एक बिल्ली की है। बिल्कुल। तो पॉइंट है कि ये एक बड़ा स्ट्रक्चर चला है पेट्स ओन करके। ऑल्दो आई डोंट एडवोकेट आप जिस पर्पस के लिए ले रहे हो उसके लिए रखो, बट बहुत लोग पेजेस बना रहे हैं, दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। जी। सो क्यूट कैट फोटोज, क्यूट वीडियोज, ये सारे स्टॉक फुटेजेस बेचना, ये एक बड़ा वियर्ड सा है जी। बट यू कैन जस्ट इमेजिन द स्केल। और बट मिस ट्रीट मत करना किसी। हाँ वो मत करो। हाँ कि भाई फोटो के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। दैट इज़ वन। सेकेंड सेक्टर छोड़िए, मैं बड़ा वियर्ड सा चीज़ बताता हूँ। तो ना जापान में आज से 20-25 साल पहले ना लोग बड़े अकेला फील कर रहे थे, लोनली फील कर रहे थे जी। तो उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला, रेंट अ बॉयफ्रेंड रेंट अ गर्लफ्रेंड। उसमें क्या होगा कि आप एक पोर्टल पे जाओगे, उधर एक आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उसमें रूल्स भी हैं। जापानीज आर वेरी स्ट्रिक्ट कल्चरली, तो उनके रूल्स हैं कि मैक्सिमम हाथ मिलाने तक रहेगा, ठीक है। आप फूल से ज़्यादा और कुछ नहीं, एक लिमिट है, उससे महंगा गिफ्ट नहीं दे सकते, अदरवाइज इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है। आप उनके साथ हग या सो नहीं सकते हो, आपको इतने लिमिटेशन है। जापान में उस समय से एक घंटे के लड़के 3,000 रुपये देते थे, एक घंटे के, कि भाई एक कंपेनियन हो। आज के समय में अकेलापन इतना बढ़ गया कि एक नॉर्मल इंसान जो कॉर्पोरेट फील्ड में ना, बस वो ये चाहता है कि मेरे सामने कोई बैठे, मेरे को सुने, मुझसे बात करे जी। बस इतना कर ले, काफ़ी है। और अपोजिट जेंडर हो तो और अच्छा लगता है। तो ये जापान में कल्चर चला, फिर चाइना में आया, अब भारत में आ गया, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। बैंगलोर में 2 साल पहले एक स्टार्टअप भी बना था, आई फॉरगॉट द नेम। तो वो इसी के लिए था क्योंकि उन्होंने देखा बैंगलोर में सैलरी अच्छी है, पे स्केल अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये सारे टेक वाले ना सिंगल ही हैं, और मैकेनिकल वाले जो लोग रहते हैं वो तो सिंगल आए थे, सिंगल ही मर जाते हैं आधे लोग, है ना। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल वालों की भी हालत ख़राब है। मैकेनिकल में तो कॉम्पिटिशन इतना रहता है, अगर किसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग चल रही है तो 500 लड़के होते, 3 लड़कियाँ होती हैं। वो 3 लड़कियों में सोचो कॉम्पिटिशन, आईएएस से ज़्यादा कॉम्पिटिशन मैकेनिकल इंजीनियर वालों के रहते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो अकेलापन इतना ज़्यादा बैंगलोर में दिखा गया, तो वो एक स्टार्टअप लॉन्च किया गया। तो ये रेंट योर गर्लफ्रेंड रेंट योर बॉयफ्रेंड, ये कंसेप्ट चल रहा है। तो लोग अपने कोट्स निकालते हैं कि मेरे साथ अगर सिर्फ तुमको खाना है, मतलब ब्रेकफास्ट करना है, तो उसके 2,000 रुपये। अगर आप ब्रेकफास्ट से ज़्यादा, मतलब आप मेरे साथ चाहते हो मैं दिन भर घूमूँ आपके साथ, 5,000 रुपये। अगर हाँ, हम इंडियन तो हमेशा एक स्टेप आगे चले जाते हैं कि भाई आप चाहते हो मैं डिनर डेट तक भी जाऊँ, तो 15,000। तो इस हिसाब से मॉडल्स निकले हैं। तो अगर आपको लग रहा है बड़े स्मार्ट हो या आप किसी का अकेलापन दूर कर सकते हो, तो ये तो देयर आर वियर्ड वेज थ्रू विच पीपल आर मेकिंग मनी। बट अगेन इन 2 कैटेगरीज पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके बिल्कुल कूद पड़ो, बट दीज आर सम वियर्ड काइंड ऑफ बिजनेसेस व्हिच आई सॉ जो पिकअप कर रहे हैं, जिसमें लोग पैसे बना रहे हैं, लोग पैसे, अच्छा पैसा बना रहे हैं यार जी। मतलब आई एम ऑल्सो सरप्राइज। और उसके अलावा एक इंडस्ट्री है जो, टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन, जिस इंडस्ट्री में आप कभी भी घुस जाओ आप पैसा बनाओगे, और वो होता है फूड एंड बेवरेजेस, अगर आपको स्मार्टली आता है। एंड फूड बेवरेजेस टू द लोएस्ट पॉइंट, चाय तक कर लो जी। अरे भाई चाय पिला पिला के हमारे देश में लोग प्रधानमंत्री अगर बन सकते हैं तो, और चाय पिला पिला के कोई अगर बिल गेट्स को मिल सकता है जी, तो उस चाय में क्षमता कितनी है आप सोचो जी, जी, है ना जी। आज वो बंदा जो बिल गेट्स से मिला है चाय पिला पिला के, वो आपसे मुझसे ज़्यादा फेमस है। बिल्कुल। उसको भाई अरब देशों में बुलाया जाता है फीता काटने के लिए, करेक्ट जी, है ना। और वो बैकग्राउंड में पूरा खतरनाक मिलियनर वाला म्यूजिक बजेगा और वो बढ़िया कार से उतरेंगे जी, जी, है ना। लाइक वाइज फूड एंड बेवरेजेस की अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल में बड़े बॉस के पास भी एक गए थे, वड़ा पाव जो बनाती हैं। अब जस्ट इमेजिन करो भाई, वड़ा पाव दे दे के। तो फूड एंड बेवरेजेस इन इंडस्ट्री अगर स्मार्टली उसको क्राफ्ट किया, मार्केट किया, प्रोफेशनल वे में इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं उसमें, बिकॉज उनको पता है कि भैया फूड इज समथिंग जो भरेगा, जो बिल्कुल भरेगा। तो कहीं ना कहीं दैट इज़ वन एरिया। तो अगर आपके हाथों में थोड़ा जादू है, थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मार्केटिंग का थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, तो फूड इंडस्ट्री को आप अगर एक्सेसिबल बना देते हो लोगों तक, तो देयर कुड बी नथिंग बेटर। देयर इज मोर मनी देयर। बिल्कुल। जो आपने वो डेटिंग वाला बात किया था ना, एक कुछ सालों पहले एक मूवी भी आई थी वाकिन फिनिक्स की, जिसमें हर नाम की, दैट उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया था।
कंपेनियन क्रिएट करने को। थोड़ा स्कैरी है, वो पर तो शायद scary था। थोड़ा स्कैरी है, पर ये फ्यूचर भी है, शायद मैं हो इमेजिन सकता कर है। सकता हूँ कि मैं- होगा मैं- शायद मैं फ्यूचर में। बस दिस इज द ओनली रीजन क्यों मैं ये कुछ नेटफ्लिक्स की सीरीज हो गई या फिर मूवीज हो गई देखता हूँ, जस्ट टू इमेजिन, बिकॉज समटाइम्स दीज आर ट्रू या और ये आगे चल के हो जाते हैं ट्रू। आप जस्ट इमेजिन करो AI बेस्ड थिंग्स विल एक्चुअली फाइट ऑन द बैटल फील्ड। ये तो आर्नोल्ड अपने वो टर्मिनेटर में कब से पता चुका था, करेक्ट, तब तो लोगों ने AI सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल। सो थिंग्स आर स्कैरी एंड होपफुली इतनी ज़्यादा स्कैरी ना हो, हम जब तक जिंदा है तब तक ना हो। जी तो जी ज़्यादा हाँ, better है। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कितना कुछ सीखा, कितना कुछ जाना, कितना कुछ समझा अभिषेक भाई। आई जस्ट होप कि जो हमने बताया लोग उससे अच्छी चीज़ें सीखे और अपने जीवन में उतारे, तो शायद देश प्रगति करेगा तो हम सब प्रगति करेंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, दिस वाज सच अ गुड लवली कॉन्वर्सेशन एंड आई होप लोगों को वैल्यू मिली। थैंक यू सो मच। Thank you. You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.